डॉक्टर अंबेडकर के लिए आपने गंदा आदमी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। एक सीनियर वकील होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा शब्दों में इस तरीके से बचना चाहिए? माइट बी पॉसिबल। एक बयान आपने और दिया था, अंबेडकर जी ने ये कहा है कि संविधान को जला देना चाहिए। उनका बल्कि वीडियोग्राफी का वाला है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोहिणी घावरी, वो वाल्मीकि समाज से आती। ये जो है रावण सांसद आजकल अपने को प्रधानमंत्री मानते हैं, वो जाटव संप्रदाय से। तो ये प्रश्न किसी ने रावण से पूछा कि आप एक वाल्मीकि से शादी क्यों नहीं कर सके? कि हम ये 4 मांगे सरकारों से पूरी करवानी है। एक्चुअल में संविधान निर्माता इस देश के जो है स्वर्गीय श्री वीएन राव साहब, उन्हें संविधान निर्माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक बात इसमें आपने और कही कि ये 90s के बाद हुआ है। जब कांशी राम जी राजनीति में आए, एक नीला सूट उन्हें पहना दिया, टाई लगा दी, उस पिक्चर को प्रचारित किया गया, वहाँ से नीला कलर एडॉप्ट कर लिया इन लोगों ने कि नीला पट्टा, नीला तिलक, सारी नील हमारी। इसीलिए पब्लिक ने, मैंने नहीं, पूरी एंटायर जो कम्युनिटी है सनातन को मानती है, फॉलो करती है, उसने इनका नाम ही नीला कबूतर रखा है। हमारे माननीय भागवत जी का भी ऐसा स्टेटमेंट बिहार में आया था। उसके बाद भागवत जी ने और चाहे प्रधानमंत्री जी ने, पूरी एंटायर सत्ता ने सारी परिस्थितियां वोट की खातिर बदल दी। आज अंबेडकर तस्वीर में रखी जाती है सामने, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो, और उस तस्वीर की पूजन करना सारी पार्टियां, राजनीतिक दल सीखे। अभी आपको डर नहीं लगता कि इस तरीके की बातें हो रही है? मेरे को तो इतनी थ्रेटनिंग है कि मेरे अगर सर लाएंगे तो 50 लाख, गोली मारेंगे तो 1 करोड़, 50 थ्रेटनिंग पड़ी है सोशल मीडिया पे, आप देखिए। बट आई एम नॉट अफ्रेडिंग। भीम आर्मी, लट्ठों पे नाम लिखना, फलाना करना, गोलियों पे नाम लिखना, ये अनिल मिश्रा की गोली, ये फलाने का क्या है एटीट्यूड? क्या मार दिया क्या आज तक? इतने महीनों में तो कुछ टच भी नहीं कर पाए मेरे को। इससे ऊपर पानी होगा तो निश्चित है कि अभी तक शास्त्रों का उपयोग करते आए थे, अब शस्त्र का भी उपयोग करना ही पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा चैलेंज हो गया आपकी तरफ। 100%। मनुस्मृति और संविधान में कौन बड़ा? धर्म और जाति में आप किसको ज्यादा महत्व देंगे? क्या आगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा है? कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको पसंद है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? अब हम आ जाते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में। इसमें क्या होता है, मैं आपको या तो 2 ऑप्शन दूंगा। खतरनाक तो नहीं है ज्यादा? नहीं तो आपसे ज्यादा खतरनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। दलित बिरादरी के आदमी ने रावण से या उनकी बिरादरी के किसी अन्य नेता से या अभिनेता से किए। हमसे तो हर आदमी प्रश्न करने लगता है, तो आप कभी उनसे जाके पूछिए ये चीज। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहलवाना चाहेंगे आप, तो आई कैन से मूर्ति इज द बिग प्रॉब्लम, अंबेडकर इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित। मैं हूं आपका अपना होस्ट विकास पुरोहित। आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे मुद्दे के ऊपर है जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, या कहें जिस पर्सनैलिटी को लेकर के हम आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस समय, या ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट अनिल मिश्रा जी की, जो ग्वालियर से हैं, और उन्होंने मुख्यतः 4 मुद्दे उठाए हुए हैं, जिसमें एक है आरक्षण, दूसरा है SC/ST एक्ट, तीसरा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र, और चौथा है संविधान निर्माता कौन। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी पॉडकास्ट जब हम करते हैं तो उसके पक्ष में क्या मुद्दे चल रहे हैं, विपक्ष में क्या मुद्दे चल रहे हैं, हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको आप तक लेकर के आए। अब यह फैसला आपने करना है कि इस मुद्दे का पक्ष और विपक्ष क्या है। मैं चाहूंगा इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट देखने के बाद क्या लगा, क्या ये मुद्दा ठीक है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। नमस्ते, प्रणाम। पहला प्रश्न मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कि अनिल मिश्रा हैं कौन? एक वकील, एक एक्टिविस्ट, सवर्णों के नेता। अनिल मिश्रा ना तो नेता है, ना एक्टिविस्ट है, ना कोई अभिनेता है। अनिल मिश्रा सिर्फ एक अभिभाषक हैं, एडवोकेट हैं, और सिंस 1988 आई एम इन प्रैक्टिस बिफोर हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, और मेरा इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है नेतागिरी। तो अभी जो हाल ही में मुद्दा हुआ है, खास तौर से ग्वालियर हाई कोर्ट के मूर्ति विवाद पर, जिसमें कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ऐसी कहानी थी जहां से आपको लगा कि ये गलत हो रहा है और मुझे इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए? ये सिर्फ मुझे ही नहीं लगा, पब्लिक को भी लगा, और हाई कोर्ट के 99% एडवोकेट्स को भी लगा। इवन सम ऑफ द जुडिशरी वाज आल्सो
विद अस। हुआ क्या कि कुछ बाहरी लोगों ने, एज यू आर अवेयर एंड पीपल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट द हाई कोर्ट प्रमाइसेस में अगर कोई कार्य किया जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, उसके लिए बिल्डिंग कमेटी ऑलरेडी रहती है जो हाई कोर्ट जजेस की। उस बिल्डिंग कमेटी की परमिशन के कॉन्सोनेंस के विपरीत जाके कुछ चंद वकील बाहर कोई चंदा करके एक मूर्ति का कार्य करना प्रारंभ करें, और उसमें दी देन चीफ जस्टिस जो कैद थे, वो कुछ जाति विशेष को प्रलोभन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनने उस मूर्ति स्थापना पे एक जिद पकड़ ली कि ये तो होके रहेगी। हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि कोई इस तरह का है। अगर कोई इस तरह का कार्य होना होता तो सभी अभिभाषकों को पूर्व से ही ज्ञान में हो जाता है कि हाई कोर्ट में ऐसा ऐसा होने वाला है, या सेशंस कोर्ट में कुछ इस तरह की निर्माण होने वाले हैं। ये सब जो सूचना पटल होता है, नोटिस बोर्ड, उस पर भी आ जाता है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी पता लग जाता है, बाहर में भी पता लगता है। तो उस पर से मैंने उनको मना किया। मैंने कहा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी एडवोकेट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हाई कोर्ट और जुडिशरी। देन on our mails or writing some letters or complaints made by us, the Rajyapal was declined that without consent of the advocates, because we are in strength, we are having at Gwalior 8,000 near about advocates. So that permission was declined, and ultimately the statute was not installed here, and the same was returned back by the order passed by the then Chief Justice Cat himself. जैसा कि अभी आपने बताया कि 8,000 से ज़्यादा वकील हैं हमारे हाई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, उनसे डिस्कशन नहीं किया गया और ना हमारे को इस चीज़ के लिए पहले से बताया गया। तो जैसा कि हम देखते हैं और भी जगह डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो क्या ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये फॉलो किए जाते हैं? सरकारी गवर्नमेंट के जहाँ प्रमाइसेस है वहाँ विदाउट परमिशन तो कोई नहीं लगेगी, अनटिल और अनलेस सम प्रायर परमिशन इज देयर। उसमें सरकारी खर्च उठाएगी। अगर चंदे से भी होगी तो सरकार को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार परमिट करेगी, तभी तो लगेगी। ये ऐसा तो नहीं होगा कि जाए एक वर्ग विशेष और एक मूर्ति अम्बेडकर की लगा। तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा और ये बहुत समय से चल रहा है, सिंस लॉन्ग बैक। अब अगर हम ग्वालियर पेरीफेरी या जुडिक्शन में देखेंगे, कॉरपोरेशन के जुडिक्शन में देखेंगे, तो अबाउट 175 मूर्ति ऑफ अम्बेडकर हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड हियर। कोई स्कूल दिखा, कोई प्राइमरी स्कूल दिखा, कोई सरकार का कार्यालय दिखा। सो this is the surprising fact that why the government officials are afraid from them without getting any permission. How the Murti of Ambedkar could be installed at anywhere? This was the question before us. So we have taken further, and ultimately this has been made a issue by them, not myself, because I am too busy in my profession. This was only the position. So nowadays, as you are watching and observing in social media, I am abusing again and again by them, threatening by them again and again. But I am tolerating. I am not giving any response in filthy language or abusing language. Being an advocate and being a पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, वो तो देखो सब लोगों ने देखा है। आपकी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ऐसी बनी हुई है। बहुत से लोगों ने डराने की और उस तरीके के बयान देने की कोशिश की है, वो आपकी पर्सनैलिटी से साफ दिख रहा है। मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसको हिंदी में कन्वर्सेशन रखें ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी में इसको सुन सके। अब इसमें कुछ लोगों का प्रश्न यहाँ ये आ जाता है, वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम अंबेडकर की मूर्ति से है या वहां मूर्ति लगने से है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहवाना चाहेंगे आप तो आई कैन से कि मूर्ति इज द बिग प्रॉब्लम, अंबेडकर इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। एक्चुअल में अंबेडकर नाम से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अंबेडकर नाम की आड़ लेके आरक्षण,
दादागिरी, गुंडागिरी, धौल धपट, थ्रेटनिंग, ये सारी चीजें होती हैं। हमारे यहाँ एक 2 अप्रैल 18 का इंसिडेंट है, विदाउट एनी राइम एंड रीजन, कोई कारण ही नहीं था, एक दंगा फसाद चालू कर दिया जाता है सुबह 6 बजे से। ये लोग निकल पड़ते हैं नीले गमछे डाल के, नीले तिलक लगा लगा के। इसीलिए आगे क्वेश्चन आप ना करें तो मैं बता दूं, इसीलिए पब्लिक ने, मैंने नहीं, पूरी एंटायर जो कम्युनिटी है सनातन को मानती है, फॉलो करती है, उसने इनका नाम ही नीला कबूतर रखा है। आइदर ये ओबीसी हो चाहे सवर्ण हो, सभी मिला के हो। इसीलिए आपने ये बयान दिया कि नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे। नीला कबूतर, एज आप लोग मुझसे पूछते हैं ये कि नीला कबूतर क्या है, तो मैंने बताया कि नीला कबूतर जो ट्रेंड में चल रहा है वो नीला कबूतर इनको दे दिया गया है। एक नाम बहुत समय से चल रहा है, जब से ये नीले हो गए। नीले ये एक्चुअल में शायद काशी राम के समय से हुए, 90s से, जो मेरे को ज्ञान में है। तो कहने का आशय ये है कि अंबेडकर से जो प्रॉब्लम होती है, मुझे पर्टिकुलरली उससे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि कोई जेलस हो या कोई उनसे कंपटीशन हो मेरा। ही इज नो वेयर नाउ ए डे। मैं तो कहता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द मूर्तिज। वो तो मूर्ति के टोटली अगेंस्ट थे। वो चाहते ही नहीं थे कि कहीं मूर्ति पूजा हो, कहीं मूर्तियों की स्थापना हो। उनकी एक्चुअल जो विल थी, उनका जो थॉट था, उनके जो कंसेप्ट थे, उसके अगेंस्ट जाके ये मूर्तियों की स्थापना हो रही। और ये इसलिए हो रही है, मैंने कुछ एग्जांपल्स मेरे पास आए, फोन रिसीव भी किए मैंने, डॉक्यूमेंट्स भी आए। किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जाके ये लोग बोर्ड लगा देते हैं अंबेडकर धाम और मूर्ति स्थापित कर देते हैं, और फिर होती है प्योर गुंडागिरी। इसलिए जहाँ तक जो प्रश्न आपने किया, वो प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है, जबकि एक्चुअल में उनको जो नाम दिया वो मैं ब्राह्मण हूँ, तो आई कैन से ब्राह्मण से ही अंबेडकर नाम दिया। वी ब्राह्मण्स हैव एडॉप्टेड एज ए सन टू हिम। और बड़ौदा जो साम्राज्य था, उस समय के जो राजा थे, उनने इनकी शिक्षा दीक्षा की। दो इस फादर वाज ऑल्सो इन ब्रिटिश सर्विस, आई थिंक ही वाज सूबेदार एट द रिलेवेंट टाइम। तो गरीब तो नहीं थे, एक सूबेदार के लड़के थे। नहीं, उन्होंने पढ़ाई भी विदेश से की थी, बाहर से की थी। अब पढ़ाई और डिग्री की बात करेंगे तो आई हैव नॉट सीन एनी डिग्री, एंड आई एम हैविंग नॉलेज एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन कि जितनी 36 डिग्रियां बताई जाती हैं ना, वो 36 डिग्री तो शायद किसी की लाइफ में कंप्लीट हो ही नहीं सकती। एक डिग्री को आप कितना वर्ष रहेंगे? अगर 1 और 2 वर्ष भी रहेंगे तो इट कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। और साइमल्टेनियसली 2 डिग्री हो नहीं सकती। ये बड़ा ऑथेंटिक एंड लीगल क्वेश्चन है। ये 36 डिग्री की बात होती है ना, 36 डिग्रियाँ कहीं नहीं है। अगर हैं तो आई एम चैलेंजिंग टू देम कि आए डाइस पर बैठे दिखाएं कौन सी। आज तक कोई सोशल मीडिया पे या किसी और ऑथेंटिक माध्यम से नहीं दिखाएंगे कि उनके पास कौन सी 36 डिग्री है। तो चलो उस विषय पर कोई मतलब नहीं है, वो 36 नहीं और 436 कहने लगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अंबेडकर की आड़ में जो भीम आर्मी जैसे संगठन बनते हैं, जो दादागिरी गुंडागिरी करते हैं, धौल धपट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जूतों की बात करते हैं। मेरे को तो इतनी थ्रेटनिंग है कि मेरे अगर सर लाएंगे तो 50 लाख, गोली मारेंगे तो 1 करोड़, 50 थ्रेटनिंग पड़ी है सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए। बट आई एम नॉट अफ्रेडिंग। मैं जो सत्य है वो कहूँगा और कहता रहूँगा अंतिम सांस तक। तो अंबेडकर से जो प्रॉब्लम हुई समाज को वो यही है। बाकी अंबेडकर पर्टिकुलरली जो व्यक्तित्व थे वो मैंने तो कभी देखा नहीं। मेरा बर्थ शायद उनकी डेथ के बाद गई है, तो मैं देख भी नहीं सकता था। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो जो व्यक्तित्व के धनी थे, इन लोगों ने उनको डैमेज किया है। मैं तो ये मानता हूँ। मतलब आपका कहना ये है जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, कम्युनिटी वाइज, एक कम्युनिटी को उसका फायदा लेने के लिए उनको बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, गलत डिग्रियां दिखाई गई हैं, गलत उनके बारे में बताया गया है। हाँ, मेरा कहना यही है, बड़ा चढ़ा के दिखाना, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनके अगेंस्ट वर्क करना, उनके अगेंस्ट जाके सारी स्थापनाएं करना मूर्तियों की। और मूर्तियों का होता भी क्या है, ये लोग बाद में तो केयर कुछ नहीं होती। कोई कहीं मुंडी तोड़ जाता है, कोई कहीं हाथ तोड़ जाता है, कोई उंगली तोड़ जाता है,
जानवर पेशाब कर जाते हैं, ये कोई बीट कर जाता है, कि ये लोग फिर केयर भी नहीं करते। तो अगर इनके लिए वो महापुरुष है तो महापुरुष के जैसे बात करें ना, लेकिन ये उस महापुरुष की आड़ में ही सबको गाली देते हैं और अपना राइट पूरे इंडिया में समझते हैं और ये बोलते हैं कि बाकी लोग तो जो हैं वो सब विदेशी हैं, ब्राह्मण पर्टिकुलरली। दो आई एम बाय बर्थ ब्राह्मण, लेकिन मैं प्रोफेशन से वैश्य हूँ, बिकॉज आई एम एन एडवोकेट। तो मेरी मान्यता ये है कि उनके नाम की आड़ लेके ये लोग गलत मिसयूज करते हैं। एक बात इसमें आपने और कही कि ये 90s के बाद हुआ है, 90 के बाद हुआ है, मतलब ये क्या चीज है कि 90 के बाद 90 के बाद इसलिए ज्यादा प्रचलन में आया जब कांशी राम जी राजनीति में आए, उनने दल की स्थापना की, राजनीतिक दल बनाए, फिर मायावती जी आई, कांशी राम जी ने एक नीला सूट उन्हें पहना दिया, टाई लगा दी, उस पिक्चर को प्रचारित किया गया, वहाँ से नीला कलर एडॉप्ट कर लिया इन लोगों ने कि नीला पट्टा, नीले तिलक, सारी नील हमारी, आसमान नीला तो वो भी हमारा, और समुद्र का पानी अगर नीला दिखता है तो वो भी हमारा। तो हमने एक विचार किया और हमारे काफ़ी लोग जो जुड़े हुए हैं कि इस नीले रंग को ही क्यों न खत्म करें। मतलब आपको नीले रंग से ही नफरत हो गई? नफरत नहीं हो गई, नीला रंग एक्चुअल में ओशन का, आसमान का है, तो वो तो हर एक के पास होना चाहिए ना, इनका पर्टिकुलरली क्यों बनेगा। तो हमने उसको वापस ले लिया है, अब वो नीला बहुत कम समय दिखेगा। एक बयान आपका और आता है, कंट्रोवर्शियल बयान ही कहेंगे हम तो, कि अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। इतना बड़ा आरोप लगाने का आपके पास क्या आधार है? देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा, मैंने पूछे भी हैं ये प्रश्न लोगों से और इन लोगों को भी ये चैलेंज किया है कि आप पहले ये बताएं कि इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चला जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई, हिंदुस्तान की पब्लिक पूरी, जो भारत की जनता है वो लड़ी, भगत सिंह, तमाम लोग शहीद हुए, राजगुरु शहीद हुए, इतने आंदोलन हुए, कोई एक ऐसा उदाहरण बताएं पहले जिसमें अंबेडकर जी ने कोई पार्टिसिपेशन उस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में किया हो या स्वतंत्रता की ओर कोई कदम बढ़ाने का प्रयास किया हो। आज तक सिंगल ऐसा कोई उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता। मैंने तो पूरा इतिहास छान मारा, पूरी बुक्स देखी, हमें कहीं नहीं मिलता कि अंबेडकर ने भारत को स्वतंत्रता के लिए कोई प्रयास किया, बल्कि वाइस वर्सा। आई वुड लाइक टू से, और मैं ये कहता हूँ कि इनके पिताजी जो थे वो सूबेदार थे अंग्रेज फौज में, ये खुद जो थे 1946 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें लेबर मिनिस्टर थे अंबेडकर। इन्होंने साइमन कमीशन जब आया, पूरी भारत की जनता ने उसका विरोध, यही एक ऐसे आदमी थे जो साइमन कमीशन के मेंबर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे मैं ये कहता हूँ कि ये अंग्रेजों के साथ रहे शुरू से और आखिरी तक। वह मुश्किल जो संविधान BN राव साहब ने जिसकी ड्राफ्टिंग की, जिसके 243 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां उनके द्वारा बनाई। अब आप ये कहेंगे कि वो तो जब संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ उससे 6 माह पूर्व ही BN राव साहब को संविधान के निर्माण के लिए उसी अंग्रेज हुकूमत ने डायरेक्शन दे दिया था कि आप इस संविधान का निर्माण प्रारंभ करें। वो इतने व्यक्तित्व के धनी थे, अगर उनके आप इतिहास पढ़ें, उनके बारे में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। इवन BJP के कई मिनिस्टर्स हैं, जसवंत सिंह हैं और भी लोग हैं, उनने अपनी पुस्तकों में लिखा है उनके बारे में कि वो क्या हस्ती थे। नहीं, खुद अंबेडकर जी ने ये बात तो बोली है। अंबेडकर ने तो पार्लियामेंट में बोली कि एक्चुअल में संविधान निर्माण का श्रेय मुझे ना दिया जाकर श्री BN राव साहब को देना चाहिए। वो तो पिक्चराइज भी है, वीडियो फुटेज है उसकी। उन्होंने ये शायद बोला था कि सिर्फ मुझे नहीं देना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा रोल BN राव जी का भी हुआ है। क्या, फिर संविधान सभा में जो समितियां बनी, ये तो 47 में उसका पार्ट बने जाकर, वो तो उनने नवंबर 46 में ही प्रस्तुत कर दिया था जो संविधान, और वो उसमें 60 संविधान इस पूरे विश्व के, उनका कंपैरिजन स्टडी की उस आदमी, विदेशों की यात्राएं की, उसके बाद जाके वो संविधान। साइमल्टेनियसली उनने बर्मा का संविधान बनाया जो आज म्यांमार कहलाता है, वहाँ का बनाया। वो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके
1952 में जस्टिस बने, प्रथम जस्टिस थे वो इंडिया। इंटरनेशनल। यस, वो इंडिया में चीफ जस्टिस रहे, वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए उस समय। आईसीएस में टॉप किया उनने, गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके चारों ब्रदर जो हैं, उनने भारत को जो सेवाएं दी है, नाम और हस्ती दी है, वो कायदे से हमारी धरोहर वो है। बीएन राव साहब क्यों नहीं नहीं तो फिर सम्मान ऐसा देते? क्या रहा कि इन 75 सालों में उनके नाम का जिक्र नहीं आया, या आया तो बहुत थोड़े आवाज पे आया और उसको वहीं के वहीं आवाज उठी, वो वहीं के वहीं दबा दी गई। ये पूरा मूवमेंट जब मैंने देखा, इसको स्टडी किया, तो मेरे को ज्ञान हुआ कि इस पूरे प्रक्रिया में क्यों उनके नाम को बार बार दबाया गया। उस समय जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, कांग्रेस और अंबेडकर टोटल कॉन्ट्रेरी थे, लेकिन 3 बार इलेक्शन हारे अंबेडकर, का कभी नहीं जीत पाए। अल्टीमेटली ही शेक्ड हिज हैंड विद कांग्रेस, और कांग्रेस ने उन्हें जिताया। तब वो जाके फिर कांग्रेस गवर्नमेंट है। हाँ, राज्यसभा से आए थे वो। राज्यसभा। हाँ ये तो बात मान्यता की है। हाँ, नहीं उन्होंने 52 में पहला चुनाव लड़ा, फिर 54 में फिर- उपचुनाव लड़ा। बल्कि एक का जो इतिहास कहता है कि ये केवल और केवल महार जाति का उद्धार करना चाहते थे, उसको अपलिफ्ट करना चाहते थे, क्योंकि ही वाज महार बाय बर्थ। बाद में एडॉप्ट किया ब्राह्मण्स ने। ये तो इन्हें हमें श्रेय देना चाहिए कि ब्राह्मण्स इतने काइंड हार्टेड हैं, कोई जात बिरादरी नहीं मानते, ना मैं मानता। तो उस दशा में इन्हें हमको श्रेय देना चाहिए कि इनके एक अगर वो महान व्यक्ति हैं तो हमने उन्हें अपना नाम दिया। ये इनका एक एहसान तो नहीं, इनको मान्यता देनी चाहिए इस बात को, लेकिन नहीं देते, गाली देते, बल्कि उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो तुम्हारे जीजा है, वो फूफा है, मालूम नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे, हमने तो भी ये जब हमारा भी चल रहा कोई था, ध्यान नहीं देता इन चीजों को। उसमें बहुत सारे लोग थे कि हमें मिलेंगे, हम तो गर्दन BN काट राव जो देंगे। है, उनको क्यों नहीं स्थापित किया, प्रश्न यह आता है। तो कांग्रेस ने उस समय जब अंबेडकर को आगे बढ़ा के इनके नाम को पूरी तरह से फाइट किया, और जब जब नाम ऐसा नहीं हुआ कि बीच बीच में लोगों ने उठाया नहीं, जब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने और बड़े बड़े इतिहासकारों ने, बड़े बड़े राइटर्स ने उनके बारे में लिखा, इवन जो उस समय ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर थे उनमें लिखा जाता था, वो उसके भी बहुत कटिंग हैं सोशल मीडिया पे। उस दशा में इस नाम को अगेन एंड अगेन दबाते चले गए। आज ये नाम इसलिए आगे आ गया क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि मैं, जो मेरे साथ लोग जुड़े, ये भारत की जनता, पब्लिक, उसकी आवाज़ शायद मैंने उठा दी, लेकिन साहस उन्हीं लोगों ने मुझे दिया है। ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों के साहस से ही, उनसे जुड़ के ही मैंने इस आवाज़ को उठाया, और आज देश ये जानने लगा कि बीएन राव साहब ने संविधान का निर्माण किया। 243 अनुच्छेद जब निर्मित हो गए, उन्हीं को थोड़ा सा 1 को 2 भाग करके, 2 को 4 करके, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके सेम एडॉप्ट किया गया, क्योंकि अंबेडकर वाज नॉट ग्लैड, नॉट हैप्पी विद दिस संविधान। लेकिन उनको अध्यक्ष बताया जाता है कि वो संविधान। अध्यक्ष तो नेहरू 2 कमेटी के थे, ये तो एक ही कमेटी के। अच्छा, 2 कमेटी के अध्यक्ष तो नेहरू भी थे, तो इससे कमेटी के अध्यक्ष होने नहीं उसमें कई सारी कमेटियां बहुत सारी होती। कमेटियां थी, लेकिन एक कमेटी का अध्यक्ष होने से, प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने से, हाउ वी कैन से कि ये संविधान का निर्माण ने किया। ये तो 47 में इंट्रोड्यूस हुए थे पहली बार, जबकि 46 नवंबर में उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट बना के दे दिया था, उसको केवल एग्जामिन किया। नहीं तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये उसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, या इस तरीके से कुछ बातें आती हैं? पूरी एंटायर संविधान सभा जो थी, उसके ड्राफ्टिंग के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो बीएन राव साहब को ही बनाया गया। अच्छा, अदरवाइज तो फिर अगर उपलब्धियां देनी है तो जितने 299 सदस्य सभी को दे दो ना, वहाँ का। तो मतलब उसके अंदर कई सारी समितियां थी, जिसमें से एक समिति के राजेंद्र प्रसाद, अच्छा, वो भी तो इसके 2 कमेटियों के वो अध्यक्ष थे। हाँ, तो उन्हें क्यों नहीं दिया जाएगा श्रेय? अगर श्रेय देना है तो मैं कहता हूँ सभी को दो फिर। अदरवाइज जिसने एक्चुअल वर्क किया संविधान पे, जिसने ड्राफ्ट किया संविधान, उसे देना चाहिए। मेरा मत ऐसा है, और आज भारतीय जनता का भी मत ऐसा है।
शायद बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं है बात कि उसमें बहुत सारी समितियां थी, या हम कहें कि इतना समय नहीं है किसी के पास वो जाकर के ये सब चीजें चेक करे कि उसमें कितनी समितियां थी। वो क्या होता है आजकल जो चल रहा है ट्रेंड सोशल मीडिया पे, उसमें ग्रॉक भी है। तो अभी एक क्वेश्चन हमने पुटअप किया। हमने कहा आप विदाउट अफ्रेडिंग, अगर आप अफ्रेड कर डर रहे हैं इनसे कि एफआईआर हो जाएगी, कोई क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होगा, तो आप आंसर मत दें। अगर दें तो एक्चुअल और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर। तो हमने पहला प्रश्न यही किया कि कोई अनुच्छेद ऐसा आर्टिकल बताएं जो भारतीय संविधान में अंबेडकर द्वारा निर्मित हो। उन्होंने कहा नॉट इवन ए सिंगल, मतलब एक भी अनुच्छेद इनके द्वारा नहीं बनाया गया? नहीं, आप आंसर देख लीजिए, लेकिन वो ट्विटर पर पड़ा हुआ है पूरा डिस्कशन। अच्छा, नॉट इवन ए सिंगल आर्टिकल। फिर हमने प्रश्न किया दूसरा कि एंटायर लाइफ में इनने कोई स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया। हमने कहा नो सिंगल इंस्टेंस इज अवेलेबल। थर्ड क्वेश्चन था हमारा उनसे कि आप अगर एफआईआर से डरते हो अंबेडकर के लिए या किसी चीज़ से डरते हो उन्हें कहने में, तो वो निर्माता क्यों है? तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं कोई राइटिंग में कोई उपाधि थोड़ी है निर्माता की उनके पास। ये तो जब 90 में कांशीराम जी आ गए उसके बाद ये निर्माता चालू हुआ कि वो संविधान निर्माता है। उससे पहले कहाँ था ये? पॉलिटिक्स के लिए। बिल्कुल। और उस समय से एक निर्माता के रूप में स्थापित कर दिया। कौन ने उपाधि दी? कहाँ है भारत सरकार की उपाधि? निर्माता ये है। कौन सी डॉक्यूमेंट में लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो ये तो गलत तथ्य है। तो इसलिए जब भी कोई संविधान निर्माता कहता है तो मैं बिल्कुल उससे नाराज हूँ और मैं उसके अगेंस्ट बात करता हूँ कि आप गलत तथ्य से बात करते हैं। ही इज नॉट द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंगल मेकर ऑफ। नॉट सिंगल, मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है, नथिंग। केवल जो हमारे, अब मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति होते हैं ना, उनका क्या कार्य होता है? अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते इनने वो कार्य पुटअप कर दिया संसद के सामने बना बनाया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो इन्हें हमारी इंडियन पब्लिक और इंडिया उस समय जो गवर्नमेंट थी उसका लोहा मानना चाहिए, उसके एहसानमंद होना चाहिए कि ये उनको ये श्रेय मिल दिया गया कि आप इसको पुटअप कर दें संसद में जाके। तो पुटअप कर देने से संविधान का निर्माता नहीं कहलाता। एक क्वेश्चन आपका और आया था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए आपने गंदा आदमी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। एक सीनियर वकील होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा शब्दों में इस तरीके से बचना चाहिए? माइट भी पॉसिबल, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ जब इस तरह की अभद्र भाषाएं मेरे विरुद्ध अंबेडकर के नाम पे की जा रहे हो, थ्रेटनिंग दी जा रही हो, रोज थ्रेटनिंग आती है, रात को 3-3 बजे फोन मैं नहीं रिसीव करता, लेकिन अक्सर यही चलता रहता है पूरे समय। मैंने पुलिस को भी हैंड ओवर किए जो मेरे पास लिख के आते हैं, बल्कि एक तो ऐसा लिख के आया कि उसमें अभी इतने पैसे जमा कर दे, नहीं तो अभी तेरा ठिकाने लग, हाई कोर्ट में आके गोली मारेंगे। ये भी है मेरे पास। कभी आपको डर नहीं लगता कि इस तरीके की बातें हो रही है? मैं मान लो अकेला कहीं जा रहा हूँ या कोई वारदात, नहीं, मैं तो अकेला घूमने का आदी हूँ। परिवार वालों की नहीं, भाई आप तो इस चीज को मान लोगे, लेकिन परिवार के लिए तो परिवार डरता है, सोसाइटी भी डरती है। लेकिन मैंने ये सोच के निकला हूँ कि अब एक बार आवाज उठाइए तो पीछे थोड़ी जाऊंगा, बैक फुट पर नहीं जाऊंगा। अब फ्रंट फुट ही चलेगा सारा। अब जो भी 6 और 4 पड़ेगा वो फ्रंट फुट पे ही पड़ेगा, बैक फुट पे। मतलब इस पे आप अभी पीछे हटने वाले नहीं हो? पीछे क्यों हटना है? सत्य रखने के लिए पीछे क्यों हटा जाए? मैं क्यों झूठ बोलूं? क्या मैं झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए मैं जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। एक बयान आपने और दिया था कि अंबेडकर जी ने ये कहा है कि संविधान को जला देना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा उनका बल्कि वीडियोग्राफी वाला है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो खुद कहते हैं, बल्कि उनने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है कि मैंने ये कहा कि संविधान का कोई मतलब नहीं है, इसे तो जलाने की मेरी इच्छा होती है, जला देना चाहिए। तो इसमें कहाँ गलत है? आप उनकी पुस्तक उठा के देख लें। उस पर लोगों का ये कहना है, जो उनके संगठन के लोग हैं या जो भी भीम आर्मी के लोग हैं, वो उस पर ये कहते हैं कि वो एक किसी इंसिडेंट के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस तरीके की बात कही थी। मैं तो कहता हूँ किसी इंसिडेंट के कारण हुई। आपने अभी मुझसे एक प्रश्न किया कि आपने गंदा शब्द यूज कर दिया, तो उस परिप्रेक्ष्य में
ऐसे ही मैंने भी गंदा शब्द यूज कर दिया, क्योंकि मेरे को रात दिन यही थ्रेटनिंग आती रहती है, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो अगर अम्बेडकर ने कर दिया, उनके महान व्यक्ति ने, उनके भगवान ने, तो वो उनको क्यों नहीं मानते? मेरे खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, 3-3 FIR हो सकती हैं, और भी होंगी आगे, लेकिन आई एम नॉट अफ्रेड। I am having capacity to tolerate each and every FIR and each and every consequence. हर परिणाम भुगतने तैयार हूँ, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। तो अभी आपके खिलाफ लगभग कितनी FIR हो चुकी 3 है? FIR है। अच्छा। एक नागपुर में है, एक महाराष्ट्र मुंबई और एक ग्वालियर। अच्छा। अगला क्वेश्चन शायद आपका ये आएगा कि why I have gone towards the SP just to get arrest myself। वो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, नहीं, हमारे आंसर से ज्यादा एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो लोगों की भावनाएं होती हैं, जो लगता है लोगों को, हमारी टीम भी वही निकाल के देती है। भाई ये उनका सवाल था, आप पूछिए। हाँ, मैं बताता हूँ उसका आंसर, आप अपनी लैंग्वेज में पूछिए। नहीं वो ठीक है। मैं इसलिए गया था कि मैं लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे जैसी फीलिंग्स रख रहे हैं, तो सत्य की स्थापना करना चाहते हैं। जो एक अंधा कानून चल रहा है देश में, जिसे एट्रोसिटीज SC ST एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको खत्म कराना चाहते हैं। जो एक वर्टिकल रिजर्वेशन चल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ वो होना चाहिए फाइनेंशियल बेस पे, आर्थिक आधार पर, क्योंकि हर बिरादरी में, हर जात में गरीब तबका है। कहाँ नहीं है? क्षत्रिय में, ब्राह्मण में, कायस्थ में, वैश्य में, कहाँ नहीं है? क्या सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ गरीब उन्हीं के साथ जुड़ी हुई? आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई इवन स्वीपिंग का काम करते, बर्तनों का काम करते ब्राह्मण दिखा देता हूँ, तो उनको क्यों नहीं लाभ मिलेगा? तो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की प्रॉब्लम जो है, वर्टिकल की, वो प्रॉब्लम से सभी ग्रसित हैं। और उन लोगों को ये बताने के लिए कि डरो मत, मेरे साथ आओ, कितनी अरेस्ट होंगी, अगर आप साथ खड़े हो जाओ तो शायद भारत की जेल भी कम पड़ जाएंगी। नहीं, तो इसमें आपको क्या लगता है, कानूनी प्रक्रिया है या कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। FIR का डर दिखाया जा रहा है। आज आदमी FIR से डरता है, क्यों? उसकी तो पूरी एंटायर लाइफ स्पॉइल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो महाराष्ट्र में केस दर्ज है, बिल्कुल, मैं अरेस्ट होता हूँ तो मेरी डिफेम होगा, मेरी लाइफ मॉनिटरिंग, सारी चीजें, बहुत सारे इफेक्ट आएंगे मेरी लाइफ पे। मैं भी पॉसिबल कि वहाँ पे भी कोई ऐसे अरेंजमेंट हो जाए कि मैं वहीं पे किल हो जाए, मेरा मर्डर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, जैसा देश में देख रहे हैं। तो बहुत सारी जेलों में आदमी मर जाते हैं, मर्डर वहीं के वहीं कैदियों से ही करा दिए जाए। तो इसमें आपको कहीं ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रामा भी हो सकता है? पॉलिटिकल ड्रामा तो सामने दिख रहा है कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं दिख रही जो कि इस मुद्दे को सपोर्ट करती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अभी इस मुद्दे से अलग हैं और वो इसके विरोध में ही बोलते हैं। बड़े बड़े जो सीनियर मुख्यमंत्री रहे देश के और स्टेट के, बड़े बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स, अध्यक्ष पार्टियों के, वो भी कहते हैं कि वी डोंट नो हु इज BN राव। अरे भाई, उस पर गूगल पे ही डाल के देख लो हु इज BN राव। लेकिन इतना अवॉइड करते हैं क्योंकि सत्य स्थापना नहीं चाहते। लेकिन ये सही है कि सत्य की स्थापना अपने आप हो जाती है और वो हो जाएगी। 80-90% तो हो चुकी है। आज BN राव को पूरे भारतवर्ष की पब्लिक जानने लगी है, एब्रोड जान रहे हैं वो क्या है BN राव। आज आदमी पढ़ रहा है, ब्लॉग से पढ़ रहा है, सोशल मीडिया से पढ़ रहा है, पुस्तकें खरीद के पढ़ रहा है। नहीं, ये तो सच्चाई है कि जब से आपने ये मुद्दा उठाया है, एक नेशनल न्यूज बन गई है और BN राव के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन थे, क्या थे। देखिए, अभी मेरे कोऑर्डिनेशन में एक हैं, उनने एक पुस्तक प्रकाशित की उनके जीवन पे, वो मेरे पास है। हमने काफ़ी उसकी कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट की। वो हिंदी वर्जन है। मेरी एक पुस्तक भी आने वाली है जल्दी, विदिन 15 डेज। वो इंग्लिश वर्जन आ रहा है। वो बहुत ऑथेंटिक होगी और एक एक इलस्ट्रेशन उसमें मिलेगा कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है, किस पुस्तक से ली है। उसमें कोई बात भी ऐसी नहीं होगी जो कोई असत्य साबित कर दे पूरे भारत में। इट्स माई चैलेंज। तो वो पुस्तक बहुत शीघ्र मार्केट में आएगी, उसे लोग पढ़ें। मैं उसको कोई धंधे के
या कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं राइटिंग। हाँ, लोगों को जागरूक करने के aware मन करना है मुझे कि हु इज बी.एन. राव, एक्चुअल क्रिएटर और निर्माता ऑफ द संविधान, वो बी.एन. राव, ये स्थापित कर। हाँ, आपके कहे अनुसार जो हम समझ पाए हैं वो ये है कि जो बी.एन. राव ने अपनी स्टडी में जो मटेरियल दिया था उसको ड्राफ्ट करके डॉक्टर अंबेडकर ने उसको आगे प्रकाशित करवाया। ड्राफ्ट तो वही कर चुके थे। अच्छा, 243 आर्टिकल 13 अनुसूचियों में विभाजित करके बना दिए। तो केवल उनको ये देखना था कि किसी आर्टिकल के दो, पूरे एंटायर संविधान सभा को उसी पे डिबेट करनी थी कि किसी को 2 पार्ट में कर दें या किसी को 4 में। पूरे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट उन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट किए गए। संविधान का एक्चुअल में 99% ढांचा उन्हीं ने तैयार किया। इसमें थोड़ा बहुत माइनर फेरबदल हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो ड्राफ्ट तो उन्हें किया क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के ही अध्यक्ष थे, जिसने कंपैरेटिव स्टडी की, 60 कॉन्स्टिट्यूशंस की, जिसने विदेशों की यात्राएं की, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें कौन से आर्टिकल्स भारत की परिस्थितियों के हिसाब से एप्लीकेबल होंगे, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट भारत में एप्लीकेबल होगा। तो निर्माता तो वही कहलाया है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर का काम क्या था उसमें? डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ श्रेय देना? आजकल पद होते हैं, मंत्री हैं, बिल्कुल वही वाला काम और कोई काम नहीं। मतलब आपका कहना यह है कि उनको सीधा सीधा श्रेय दिया गया है, बस उनकी उसमें कोई भूमिका नहीं श्रेय थी। मिला है, उनकी संविधान निर्माण में कोई ही भूमिका नहीं है। ये मेरा स्पष्ट संदेश है और तथ्यात्मक है डॉक्यूमेंट्स के आधार। एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है, जैसा अभी आपने कहा कि सवर्णों के लिए कहीं ना कहीं, अभी जैसे आपने कहा ना कि पॉलिटिकल वहां से दबाव आ जाता है, लेकिन ऐसा क्या रहा है पिछले 75 सालों से कि उनके लेवल पे वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, लेकिन जनरल कैटेगरी को या सवर्णों के लिए वो प्रेशर राजनीतिक जनरेट नहीं होता? इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार क्या है? मिडिल क्लास सवर्ण जो है, मिडिल क्लास ही है ज़्यादातर, और इवन सनातनी मैं कहता हूँ, उसमें ओबीसी भी शामिल है। हम ओबीसी को कभी अलग नहीं मानते और ना मैं। अच्छा, ओबीसी आप बिल्कुल शामिल है। अच्छा, और जो आरक्षण उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें भी एक जबरदस्ती लॉलीपॉप दी जा रही है। एक तरफ काउंट करते हैं, कहते हैं कि 53% है ओबीसी इंडिया में पॉपुलेशन वाइज, और 27% देना कौन सा उनके लिए बेनिफिट वाली बात जो स्टेट गवर्नमेंट करने जा रही की बात कर रही है। मैं तो नहीं समझता वो बेनिफिटेड है उन लोगों के लिए। लेकिन जो भी हैं हम लोग सनातनी, सवर्ण भी कह सकते हैं, जो हमारे ईश्वर को पूजा पाठ करते हैं, फॉलो करते हैं, उन लोगों का एक्चुअल में पतन इसीलिए होता है, उन्हें दवा इसलिए दिया जाता है कि वो अपने आप में इतना बिजी कर दिया है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इस कारण से दबे कुचले लोग माने जाएंगे हम लोग। अब हमने मान लीजिए कोई मुद्दा उठा दिया, तो हम पे आप सोच नहीं पाएंगे कि कितनी प्रेशर आए होंगे मुझ पर्टिकुलर पर्सन पे, जिसका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है, एक साधारण अभिभाषक ही हूँ मैं। लेकिन उन दबाव को झेलने के बाद मैं आगे बढ़ा, तब जाके थोड़ा ये स्थापित कर पाया कि बी.एन. राव भी कुछ है जिनने संविधान का निर्माण किया। उन जैसा विद्वान तो सदियों पैदा नहीं, और आगे भविष्य में देखिए ये स्थापना होगी 100%। तो सवर्ण लेकिन अब और सनातनी जो है, अब ऐसा लग रहा है अवेयरनेस आ रही है लोगों में और यूनाइट हो रहा है। और एक डर भय जो है, अंधा कानून जो चलता है उसका रहता है। जिसने आवाज उठाई, जैसे मेयर पे 3 FIR हो गई, SC/ST एक्ट में हुई है 2 तो। अब एक बात सोचने का विषय है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, ही हैज एडॉप्टेड कौन? अम्बेडकर। ही हैज एडॉप्टेड बौद्धिस्ट, ये उनके फॉलोअर हैं। बुद्ध को एडॉप्ट कर लेते हैं बौद्ध धर्म। दे आर नॉट फॉलोइंग द सनातन, वाइस वर्सा, दे आर अब्यूजिंग टू देवी देवता एंड सनातन। अब सवाल यह आता है कि इनको वो बेनिफिट क्यों दिए जाएं? ये तो आरक्षण का बेनिफिट भी नहीं ले सकता, क्योंकि बौद्ध को कहीं से भी आरक्षित श्रेणी में नोटिफाइड नहीं किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट। एक कभी अध्यादेश
जारी हुआ था, लेकिन वो अध्यादेश भी 6 माह का था। उसके बाद एब्सोल्यूट कानून नहीं बन पाया कभी पार्लियामेंट। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ ये कि उस अंधे कानून का प्रयोग बौद्ध हम सवर्णों के या सनातनियों के अगेंस्ट कैसे कर लेगा, या ओबीसी के अगेंस्ट कैसे कर लेगा? कैसे आंख मूंद के अंधा कानून की तरह हम लोगों को SC ST एक्ट लगा दिया जाता है? एक बौद्ध कैसे लगा सकता है? नहीं, तो इसमें एक प्रश्न ये आ जाता है कि आप सारे SC ST को बौद्ध धर्म में ही मानते हैं? लेकिन एक पर्टिकुलर जो बिरादरी है वो तो आज बौद्ध धर्म को ही फॉलो कर रही है। बाकी बिरादरियां जो हैं, नहीं, कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो वाल्मीकि शायद नहीं, उनमें वाल्मीकि हैं और भी बिरादरियां हैं, वो कभी भी सनातन से विमुख नहीं है। वो सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो हम उन्हें अपना ही भाईबंद मानते हैं। हम कोई जाति मतभेद नहीं रखते उनसे। लेकिन यही एक ऐसी बिरादरी है जो अम्बेडकर को फॉलो करके बौद्ध धर्म एडॉप्ट कर रही है। जगह जगह हो रहा है। हमारे यहाँ बितरवार में भी अभी बहुत बड़ा धर्मांतरण हुआ था, जिसमें लगभग एक साथ 2,500 लोगों को धर्मांतरित किया गया। और उसमें ये शपथ दिलाई जाती है कि हम विष्णु को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, फलाने को नहीं मानते, हिंदू देवी देवता नहीं मानते। हम मानते किसको है? बुद्ध को और अम्बेडकर को। अब आज तो ट्रेंड ये आ गया, बौद्ध खत्म हो गए, अम्बेडकर की तस्वीर रख के साथ। अब एक बार बताएं आप, एक तरफ कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, ST ST एक्ट का प्रोटेक्शन भी चाहिए। पहली बात तो बौद्ध को नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज, उसका मिसयूज कैसे हो रहा है? दो तरह से। इनके जितने सर्टिफिकेट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, जहाँ जाति का सर्टिफिकेट जारी होता है, उसमें ये बौद्ध नहीं लिखते कभी। हर सर्टिफिकेट में ये अपने को हिंदू लिखते हैं, फॉलोअर ऑफ द सनातन। तो उससे ये बेनिफिट मिलता है इनको, ना कि बौद्ध एडॉप्ट कर लेंगे ये और बौद्ध लिख देंगे तो अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई नहीं देखना चाहता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखना चाहती। और पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो एग्जीक्यूटिव वर्क कर रही है वो क्या करेगी? क्योंकि ऊपर से आदेश जारी होता है कि जो हो रहा है चलने दो, हमें तो वोट चाहिए, सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इन लोगों को सवर्णों के वोट नहीं चाहिए? सवर्णों के वोट अभी तक तो लेते आए, और वो भी झूठे आश्वासनों पे कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। शुरू में जब RSS और BJP ने गवर्नमेंट आई थी, तब यही वादे किए गए थे कि ये देश सनातनियों का है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। साथ में साइमल्टेनियसली उनने कहा हम आरक्षण की प्रक्रिया पर पुनः विचार करेंगे। हमारे माननीय भागवत जी का भी ऐसा स्टेटमेंट बिहार में आया था। उसके बाद भागवत जी ने और चाहे प्रधानमंत्री जी ने, पूरी एंटायर सत्ता ने सारी परिस्थितियां वोट की खातिर बदल दी। आज अम्बेडकर तस्वीर में रखी जाती है सामने, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो, और उस तस्वीर की पूजन करना सारी पार्टियां, राजनीतिक दल सीखें। ये लेकिन हम अब जो सनातनी है वो नहीं होने देंगे। ये हमारा आपसे वचन है और संकल्प है। हम आगे इसको बहुत शीघ्र बदल देंगे, इस ट्रेंड को ही बदल देंगे। अब इसी में ही आपने कुछ 4 क्वेश्चंस बताए हैं कि हम ये 4 मांगे हैं जो हमारे को सरकारों से पूरी करवानी है। मैं चाहूंगा थोड़ा आप वो हमारे व्यूअर्स को भी बताएं और उसके लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, वो भी शेयर करें। देखिए, मैं कोई संगठन नहीं बनाना चाहता, न मैं कोई पार्टी का अंग बनना चाहता, न कोई चुनाव लड़ना। मैं अभिभाषक ही रहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा पसंद है ये प्रोफेशन। बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है इसमें। जब चैलेंजिंग केस आते हैं तो उनमें रिसर्च करते हैं, फिर बहस होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी मेरे को वो भाषणबाजी तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि झूठे वादे करना पसंद नहीं। इसमें मेरे जो 4 मांगे हैं, जो मेरी नहीं है, वो इस भारतवर्ष के सभी सनातनियों की हैं। चाहे वो ओबीसी हों, वो भी हमारे भाई हैं, चाहे वो आरक्षित हों ऑलरेडी वर्टिकली, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन सनातनी जो नहीं है, उनसे हम विमुख हैं। उन्हें अपना कुछ भी नहीं मानेंगे, 100% नहीं मानेंगे। लेकिन जो सनातनी है, हम उन्हें समझाइश दे सकते हैं कि आप वर्टिकल जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें भी आपको आज तक लाभ नहीं मिला है। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँ। पहला पार्ट हो गया आरक्षण। आरक्षण को मैं एक्सप्लेन अभी करूँगा आपके साथ। दूसरा पार्ट आता है कि जो एक अंधा कानून है जिसका मिसयूज लगातार होता आ रहा है, SC ST एक्ट। एक बार
हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म भी किया था, लेकिन वो दोबारा गवर्नमेंट ने एडामेंट होके वोट की खातिर जारी कर दिया। उस अंधे कानून को खत्म किया जाए, क्योंकि समानता का अधिकार है, सभी समान है। मान लीजिए मेरे से कोई ने कहा ओ ब्राह्मण वाले, ओ पंडित वाले, कहते ही यार, तो उस पर क्या कोई केस लग सकता है? नहीं लग सकता। और मैंने अगर बिरादरी का नाम लेके उसको बलवंत साथ नहीं बुला लिया एक दोस्त की खातिर, भाई की खातिर, तो उस पर वो चाहेगा तो केस लग जाएगा। बल्कि हो कह रहा है कि कहे ना कहे, मिले ना मिले, जाने ना जाने, लेकिन वहां जाके कंप्लेंट होती है और उसमें वो अच्छे ढंग से केस रजिस्टर्ड होता है। उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन बाहर है, तो बहुत सारे लोग जेलों मतलब में आपके कहे मुताबिक उसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज, वो मैं अभी फिर आगे बताता हूँ आपको। तीसरा मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र है, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी ने वादे किए संगठन के समय, चुनावों के समय, तो इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की संज्ञा दे देनी चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारा जो अनादिकाल से सनातन है वो इस पूरे विश्व का सबसे पुरातन है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सनातनी जो राष्ट्र घोषित हो। तीसरा हमारा मुद्दा ये, और सनातन की यहाँ स्थापना हो। कोई ऐसे व्यक्ति को हम टॉलरेट नहीं करेंगे जो हमारे सनातन को या देवी देवताओं को या ईश्वर को गाली गलौज करे, उन्हें डिफेम करे, या उनके नाम से हम लोगों को गालियां दे, या मंदिरों को तोड़े या मूर्तियों को। ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हाँ, ये सही है, हम लोग जब सर तक पानी नहीं आता तब तक बल का और शस्त्र का प्रयोग नहीं जानते, ना किया है। बहुत टॉलरेंस पावर है, लेकिन अब सर से ऊपर पानी होगा तो निश्चित है कि अभी तक शास्त्रों का उपयोग करते आए थे, अब शस्त्र का भी उपयोग करना ही पड़ेगा, ये मान के चले। ये तो सीधा सीधा चैलेंज हो गया आपकी तरफ। 100%। जब मैं निकला हूँ तो अपने मरने के लिए कि आप मारो या फिर सुधर जाओ, हमारी धारा में आओ, सनातनी बनो, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आप हमारे भाई बहनों जैसे, हमारे परिवार जैसे रहो। समझो तो बैठ के, हमसे डिबेट तो करो, विचार विमर्श तो करो आके। नहीं, भीम आर्मी क्या, लट्ठों पे नाम लिखना, फलाना करना, गोलियों पे नाम लिखना, ये अनिल मिश्रा की गोली, ये फलाने का, क्या है एटीट्यूड? क्या मार दिया क्या आज तक? इतने महीनों में तो कुछ टच भी नहीं कर पाए मेरे को। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश में भाईचारे के साथ रहो और कुछ समझो, ताओं के लालच में मत फंसो। आओ मुख्य धारा में, सनातन की धारा में जो आनंद और परमानंद है वो कहीं नहीं मिलेगा, ना अम्बेडकर देंगे न और कोई देगा। ये एक्चुअल में बुद्धि नहीं जानते क्या होता है। अगर ये इतिहास को पढ़ेंगे तो बुद्ध जो हुए हैं वो 24वें बुद्ध हैं, ये जो हुए थे, और जो अब नेक्स्ट बुद्ध कहलाएंगे वो मैत्रेय नाम से कहलाएंगे। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है, ये लोग जानते ही नहीं। इन्हें तो बस एक नीला गमछा, एक नीली तिलक और एक लठ जिसमें नाम लिखा होता है अनिल मिश्रा, या बाकी किसी जिससे रेवेंज है उनका, जिसको मारने की धौंस देते हैं, उसका नाम, या जूते चप्पल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और एक जो चौथा वो है इशू कि एक्चुअल में संविधान निर्माता इस देश के जो है और स्वर्गीय श्री वीएन राव साहब, उन्हें संविधान निर्माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, और हम इस पर एडामेंट है कि दिलवा के रहेंगे सरकारों। और एक ये इशू कि भारत रत्न जो गलत मिल गया है, वो भारत रत्न भी उनको प्रदान किया जाए। जहाँ तक आरक्षण का प्रश्न है, पहले ये समझना होगा कि आरक्षण दो तरह से लागू होता है, एक होता है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट कभी नहीं है और ना रहेंगे, और वर्टिकल के अगेंस्ट है। तो क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, थोड़ा ये भी समझाएं हमारे दर्शक। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसमें जैसे विकलांगों को देना, महिलाओं को दे देना, इस तरह के जो रिजर्वेशन बनाए गए उनमें किसी को आपत्ति नहीं है। जो वास्तविक पीड़ित है उनको विशेष दर्जा देके दे देना। अब सपोज करें, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा ही केस था, उसमें एक एडवर्टीजमेंट इशू हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए। महिलाएं भी थी उसमें और पुरुष भी थे, सभी के लिए कंपटीशन ओपन था उसमें। लेकिन जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन थी फिजिकल, वो सेम कर दी।
तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि एक फीमेल और मेल के लिए रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो फिजिकल उसके मेजरमेंट्स हैं वो सेम हो सकती है? बिल्कुल Never सही बात है, possible. बिल्कुल नहीं। This issue was raised by me. वायरस was challenged. वो टर्न डाउन हुआ, उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे कर देंगे? उन महिलाओं को लाभ मिला फिर बाद हाँ, में। फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों की चेंज है, Change. अलग अलग है। भगवान ने दोनों को अलग अलग बनाया है तो उस दिशा में तो ये जो महिलाओं को, विकलांगों को, मूक बधिरों को जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। जैसे ईडब्ल्यूएस देखा है, वो ईडब्ल्यूएस वर्टिकल में नहीं आएगा, वो हॉरिजॉन्टल में आएगा। अच्छा। क्योंकि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, जो ऑलरेडी कोटा है सवर्णों के पास, वो कोटे में से ही एक 10% अगर ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया तो वर्टिकल कैसे हुआ? वो हॉरिजॉन्टल में ही आता है। और वो ईडब्ल्यूएस में भी सरकार ने एक दुभात की, एक दोनों के बीच अलगाववाद पैदा किया, डिफेंस पैदा किया कि रिजर्वेशन के नाम पे तो दे दिया, हम नहीं कहेंगे वो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, लेकिन नाम रख दिया आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस। उसमें समानता कहाँ हुई? जब आप उस सवर्ण को गरीब मानते हो तो सबसे पहले तो उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स जो उस वर्टिकल रिजर्वेशन में आप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप भी है, पढ़ाई का खर्च भी है, एप्लीकेशन की फी भी फ्री होनी चाहिए, आने जाने के खर्च भी उस गरीब को मिलने चाहिए। गरीब वो भी है, वो भी दोनों बिल्कुल नहीं दिया। एज रिलैक्सेशन जो उनको मिलता है वो भी ईडब्ल्यूएस में नहीं है। तो समानता कहाँ है? रिजर्वेशन नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। वो हमारे जो सवर्णों का एक कोटा था, जनरल कोटा जिसे बोलते हैं, उस कोटे में से 10% अलग करके ईडब्ल्यूएस क्रिएट किया और दे दिया। दैट वी कैन नॉट से दैट इज अ रिजर्वेशन। गवर्नमेंट का कहना है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं ये हम उनको दे रहे हैं। यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि फिर आरक्षण की जरूरत कहाँ है इस देश को? आर्थिक रूप से जब आप मानते हैं इस चीज को कि हर वर्ग सवर्ण भी कमजोर है, तो आप आर्थिक रूप से उन लोगों के लिए भी लागू करें, इन लोगों के लिए भी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहते हैं 70% करो, आर्थिक आधार पर करो ना, क्या प्रॉब्लम है? 80% करो, लेकिन आर्थिक आधार पर हो। हर जात बिरादरी में, हर समुदाय में गरीब तबका है, वो गरीब हमेशा इसी का शिकार हो रहा है। उनमें भी बहुत प्रतिभाएं निकलती हैं, लेकिन बेचारे, अभी मैं पिछले ही दिनों देख रहा था ट्विटर पे, एक गर्ल ने सुसाइड किया, उसके 90% थे बट एडमिशन नहीं मिला। उसका आईआईटी में एडमिशन, और उससे बहुत लो जाके वो 33 या 24% पे उसको मिल गया आईआईटी में। शी कमिटेड सुसाइड। ऐसे उदाहरण पिछले एक महीने में 4-5 देख लिए मैं। तो ये प्रतिभाओं का दमन ही तो हो रहा है आरक्षण के नाम पे, और हो क्या रहा है? तो दूसरा आरक्षण जो है वो वर्टिकल है, जो एक्चुअल में आरक्षण है। अब उस पर भी जो इंदिरा साहनी का केस हुआ, 9 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया, इंदिरा साहनी, उसमें यह कहा कि इट कुड नॉट बी मोर देन 50%। अब तो 50% तक सीमित था, हम तो चाहते 50%, क्या 1% भी ना हो, सारा रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे हो। सरकार ये चीज एडमिट कर रही है कि हर वर्ग और समुदाय, जात बिरादरी में सबका गरीब है, उसको रिजर्वेशन, इस तरह का आर्थिक रिजर्वेशन दिया जाए। अब दूसरी चीज, उस वर्टिकल रिजर्वेशन पे अगर बात करें तो नाउ अबाउट मोर देन 77 years had already been elapsed जब से रिजर्वेशन लागू हुआ। उस रिजर्वेशन में आप देखेंगे कि पहले 10 वर्ष के लिए लागू हुआ और हर बार 10 वर्ष के लिए लागू होता है। अच्छा, मतलब उसमें समय सीमा बनाई गई थी कि 10 साल ही रहेगा ये? 10 साल ही रहेगा। अच्छा। 10 साल में मैंने रिसर्च की, 10 साल में अगर हम जब एप्लीकेबल हुआ ये, तो उस रिजर्वेशन के समय जो भारत की जनसंख्या थी, आप गूगल पे सर्च करें, जो लास्ट सेंसस था 51 का शायद, उसके हिसाब से 37 करोड़ थी, 37 करोड़। उस 37 करोड़ में आपने रिजर्वेशन दिया, 14 और 17% था SC और ST का। 10 साल बाद सरकार ड्यूटी बाउंड थी अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी अमेंडमेंट विच वाज डन
और इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द रिलेवेंट टाइम। पहले इसे इवेल्युएट करते, इसकी गणना करते कि कितने परसेंट 10 साल में हम लोगों ने, सरकारों ने इस भारत में लाभ दे पाए, कितने लोगों को दिए। हाँ, उस गरीबी रेखा से या उस पीड़ित से बाहर आए। हाँ, उससे क्यों रिजर्वेशन दिया, क्यों गया कि हम समानता स्थापित करें, आर्टिकल 14 को फॉलो करवाएं। एक समरसता है भारत में, बहुत गरीब तबका है वो उसके ऊपर अपलिफ्ट हो, मिडिल क्लास की लेवल पे आए, पढ़े लिखे। तो सरकारों ने आज तक कभी भी ना तो इनिशियल 10 ईयर्स में कोई ऐसी गणना नहीं की कि पहले 10 साल में कितने लोगों को बेनिफिट हुआ या लाभ दिया। मान लीजिए पहले 14 और 17 मिला के होते हैं लगभग 31% लोग उस समय रिजर्व थे जब 43 करोड़ पब्लिक थी इंडिया। वो बढ़ी होगी थोड़ी बहुत, जो भी बढ़ी हो 10 सालों में, लेकिन नेक्स्ट सेंसस तक आते आते आपको साइमल्टेनियसली ये भी गणना करनी चाहिए थी कि हमने इसमें से वो 37% कौन से हैं जिन्हें लाभ दे दिया। वो तो क्रीमी लेयर में नहीं कहें तो मिडिल क्लास में तो आ गए थे ना, समरसता तो आ गई थी, समानता आ गई थी, उन्हें लाभ दे चुके थे। तो लाभ एक बार मिल जाने के बाद उन लोगों को वहां से उस कैटेगरी से अलग करना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये आज तक ऐसे ही होता रहता हर 10 साल में, तो शायद मैं समझता हूँ कि आज जो 2025 है इसमें आके वो आरक्षण जो एक गाली के तौर पे यूज किया गया है संविधान में, मैं गाली क्यों कहता हूँ इसको, क्योंकि जहां भी आरक्षण शब्द यूज होता है, जब जब ये यूज होगा तब तक जो हमारे पढ़ने लिखने वाले, जो नौकरियों की तरफ लोग जा रहे हैं बच्चे, उन सवर्णों और सनातनियों और साथ में आरक्षित लोगों के बीच अपने आप एक डिस्टेंस बन जाती है, एक खाई बन जाती है, जो कि आज तक सरकारें कोशिश नहीं कर रही कि उसको हम पाट दें या कवर कर दें या समरसता स्थापित करें। तो उस उद्देश्य से अगर आज तक चले होते तो शायद मैं नहीं समझता कि इस भारत में आज रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता होती। आवश्यकता होती अवश्य, लेकिन वो आर्थिक आधार पर होती, ना कि जात बिरादरी के आधार पर। तो जो सरकारों ने किया आज तक कि प्रति 10 साल बाद, 10 साल के लिए आप एक्सटेंड तो करते रहे होते, साइमल्टेनियसली आपने उस कैटेगरी को जो लाभ ले चुकी है उसको बाहर नहीं किया, उसे ऑस्टेट नहीं किया, और जो बचे थे उनको फिर आगे काउंट करके देते, लेकिन वो नहीं किया गया। तो आज हमारी सरकार से यही एक निवेदन है, क्योंकि हम तो एक छोटे से अदना से अभिभाषक हैं, सरकार को आदेशित तो कर नहीं सकते, शायद ईश्वर कर दे या कभी अम्बेडकर ही कर दे उन्हें आदेशित कि भाई ऐसा करो कि अब ये आर्थिक आधार पर लागू कर दो, अब ये विभिन्नता जात बिरादरी में बांटना खत्म कर दो, तो ये ज्यादा होते। 77-78 साल में वही वर्ग हमेशा लाभ लेता आ रहा है। एक्चुअल जिन्हें लाभ मिलना चाहिए इस रिजर्वेशन का और मॉनेटरी बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं, उसका लाभ कौन ले रहा है? जो कैटेगरी जब एप्लीकेबल हुआ आरक्षण रिजर्वेशन, तब से सेम कैटेगरी कोई लाभ ले रहे हैं। नाती भी अधिकारी, पोता भी अधिकारी, दादा भी अधिकारी, पापा भी अधिकारी, उनसे भी बड़े बाबा, सब अधिकारी बनेंगे। बाकी बेचारे जो घूम रहे हैं, उनके सर्वेंट बन के काम कर रहे हैं, उन्हें कभी लाभ नहीं। तो उस कैटेगरी को जब पहली आपने सर्विस दे दी, गरीबी रेखा से ऊपर ला दी, क्यों रख दी? तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा इसमें। अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि आपने ये भी बोला था कि अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो आप इस आंदोलन को और उग्र कर देंगे। बिल्कुल। अब इसकी रणनीति क्या है? रणनीति जो साहस मेरे को हमारे भारत के सवर्ण और सनातनी दे रहे हैं, वही मेरी रणनीति है। मैं कुछ षड्यंत्रकारी रणनीतियां यहाँ बैठ कर नहीं बनाता, यहाँ तो वकालत करता हूँ। बाकी वो अपने आप मैं देख लेता हूँ कि अब क्या चाहते हैं हमारे साथी लोग और कितना साहस उनके अंदर है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं जो देख रहा हूँ कि आज भारत के जो जनता है, सवर्ण है, जो ओबीसी संप्रदाय है, सनातनी है, उनमें एक साहस तो आया है कि अब हम सरकार से लड़, और उस दिशा में मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं इसको यात्रा को रोकूंगा। अच्छा, पहली बार आपके मन में कब आया? कौन सा ऐसा केस आपने SC ST का देख
देखा जिसमें आपको लगा कि ये अब बदलने का समय आ गया है या इसको बदलना चाहिए? अभी मैं बहुत जल्दी एक केस जनहित में लागू प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हाई कोर्ट में। उसमें हमने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का ही किया, या आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो वो डाटा ये कहता है कि मोर देन 99% जो केसेस SC ST के रजिस्टर्ड होते हैं उनमें 99% से भी थोड़ा ज़्यादा एक्विटेड होता है, आदमी बरी होता है, उसे सजा। 1% से भी कम लोग हैं जो सही आप उसका उठा use- के देख रहे हैं ये डाटा, उससे 3 और 4 तरह से बेनिफिटेड होता है एक विशेष समुदाय जिसे के लिए ये SC ST एक्ट बनाया गया। सबसे पहले तो वो दबाव और प्रेशर की राजनीति बनाता है हमारे ऊपर, दबाव और प्रेशर की राजनीति बनाता है। सर्विस क्लास में कोई है, उसका काम नहीं हुआ तो वो भले ही अवैधानिक रूप से हो, इलीगल रूप से उसका काम नहीं किया तो एक कंप्लेंट तो उसके खिलाफ केस दर्ज, अगला सस्पेंड भी होगा, जेल भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी। अगर एक स्टूडेंट जो बेचारा सर्विस की तैयारी में बैठा है उसके खिलाफ केस दर्ज तो उसकी लाइफ स्पॉइल, वो सर्विस कैरियर ही खत्म हो गया। कहाँ जाए आदमी, ये एक अंधा कानून है। फिर इसमें क्या होता है, इनको बड़ा एडवांटेज है, बेनिफिट है। वो बेनिफिट सरकारों ने दे दिया है, एक्ट में प्रावधान नहीं है लेकिन सरकारों ने एक पॉलिसी बनाई है कि जैसे ही SC ST एक्ट का केस दर्ज होगा आपको हर सजाओं के हिसाब से, सेक्शंस के हिसाब से अलग अलग फाइनेंशियल एड मिलेगी। तो वो एड तुरंत इन्हें एक किस्त मिल जाती है शुरू में ही FIR रजिस्ट्रेशन होने के बाद। अच्छा, पैसे भी मिलते हैं? हाँ, अच्छा। यही तो विषय है, ये इससे 3 और 4 गुने बेनिफिटेड हो रहे हैं। मतलब जो लोग केस दर्ज करेंगे उनको उसके लिए पैसा भी मिलेगा? पैसा मिलेगा कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब समझिए ये दूसरी, फिर क्या होगा जब केस एंड होगा फिर से सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होगी तो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम जो PIL फाइल कर रहे हैं, वो जो पैसा मिलता है वो केस लड़ने के लिए मिलता है या उसको अलग से मिलता वो है? अलग से है। केस लड़ने के लिए तो कभी भी कंप्लेनेंट के लिए ऑलवेज सरकारी वकील अवेलेबल है, प्राइवेट को तो परमिशन ही नहीं है ना। अच्छा, प्राइवेट कैसे लड़ेगा सरकारी केस को? कोई प्राइवेट काउंसिल तो एंगेज भी नहीं कर सकते वो लोग। और मेरी विशेषता ये रही है कि मैं हमेशा इन लोगों की मदद ही करता आया और करता भी रहूंगा। ऐसा नहीं है मुझे कोई उनसे भेद है या वैमनस्यता है या कोई मेरे अंदर रेवेंज है, नहीं। और बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। आपको बताऊँ बहुत सारे केस हैं मेरे ऐसे जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए। एक अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, मुश्किल से 1 महीना पहले, उन्हें अपने का लड़का कहीं नौकरी करता था दूर दराज में, वो छाबी नहीं है, उसके अगेंस्ट एक केस दर्ज हो गया आपस में ही लड़ने के लिए। तो आए जरूर, लेकिन वो मैंने कहा भी उनसे कि आप मुझे जानते हो? उन्होंने कहा साहब हम जानते हैं, आप हमारे विरुद्ध ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उस विशेष जात बिरादरी से। मैंने कहा तो फिर आप मेरे से दूसरे से कराओ, विश्वास हो तो ही कराओ। तो उन्होंने कहा नहीं साहब कराएंगे तो आप सही है। हमने उनका काम करके दिया, ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए काम नहीं करते। तो हर तरह से मॉनिटरी में जो बेनिफिट उन्हें हो रहा है वो कहाँ से जा रहा है? सरकार या मंत्री अपनी जेब से को नहीं दे रहा। हम मिडिल क्लास, हम सवर्ण, हम सनातनियों के जो पब्लिक एक्सचेकर है उसमें से वो पैसा जाता है, उस फंड में से जाता है। हाँ, जो हम टैक्स भर रहे हैं तो वो बड़ा मिसयूज हो रहा है उसमें। बड़ी रंजिश। ऐसे एग्जाम्पल है कि यार कितने की व्यवस्था करनी है, अच्छा 1 लाख की, ठीक है चलो थाना घेरो, एक केस रजिस्टर कराओ फलाने के खिलाफ 376 का। हाँ, आपसी दुश्मनी का भी बदला ले लिया और पैसा भी मिल गया। पैसा भी मिल गया। अल्टीमेटली वो बरी होता है यार। थाना तो घेरने पे भी बरी हो जाता है। थाना घेरने पे, गाली देने पे, यस्टरडे आई हैव सीन और लॉट ऑफ एविडेंस इज देयर। थाने पे खड़े होके वो ब्राह्मण मुर्दाबाद, फलाने मुर्दाबाद, देवी देवताओं को गालियां, वो क्लिपिंग है थाने के CCTV में। और तो प्रशासनिक अधिकारी के पास पावर नहीं है उनके ऊपर कैसे किसी तरीके की? वोट की राजनीति है, ऊपर वो बैठे ना सत्ता मंत्री जी, नहीं तो दूसरे दिन कहीं लाइन वाइन में होंगे, फिर कैसे? तो ये सारी चीजें हमने कल कहा भी, जब आपके पास एविडेंस है तो क्यों केस रजिस्टर नहीं है? आपको लगता है ये व्यवस्था बदलेगी? 100% जितना हॉल है इसमें, जैसे अभी आपने बताया 100% बदलेगी। जिस दिन सवर्ण और सनातनी बदल जाएगा
भयभीत नहीं रहेगा, दबाव की राजनीति में काम नहीं करेगा और ये तय कर लेगा कि मेरी फैमिली में अगर किसी एक आदमी को बहुत अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, पोस्ट मिल रही है कि वो फलाने मंत्री से जुड़ा हुआ है या फलानी पार्टी से जुड़ा है, उस दिन वो लालच जिस दिन छोड़ देगा उसी दिन हम सब कुछ कर सकने में सक्षम है। और मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसा होके रहेगा, बहुत जल्दी होगा। अब एक सवाल इसमें यह आ जाता है कि इतना सब कुछ करने के लिए जाहिर सी बात है पैसा भी चाहिए और संगठन भी चाहिए। नहीं, ये दोनों चीजें कहीं आपको कभी ये नहीं लगता कि थोड़ी सी दिक्कत कर सकती हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी औकात है, मैं अपने दम पे ही आज तक चला रहा हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रहा और कोशिश ये करूँगा कि मेरे को किसी से मांगना ना पड़े। अदरवाइज मेरे पे भी कोई उंगली उठे, मैं वो बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी चीज, कोई संगठन बनाने की या अध्यक्ष बनाने या सेक्रेटरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब इक्वल हैं। आप तो बस साहस से साहस जोड़ो, शक्ति से शक्ति जोड़ो और आगे बढ़ो। मैं सबसे आगे खड़ा जरूर रहूंगा, बाकी आप पीछे तो आओ मेरी आवाज में आवाज साथ में बुलंद करो। देखो कैसे नहीं सारी चीजें परिवर्तित होती। जब एक परिवर्तन यह आ सकता है कि ये SC/ST एक्ट शुरू से था, 89 से आया ना, उनकी आवाज में इतनी दम थी कि उनने आपको एक एक्ट बनवा दिया आपसे। अब हमारी आवाज में ये दम है कि ये एक्ट खत्म होगा, ये अंधा कानून खत्म होगा, ये अब हमारी आवाज में। अब इसमें कुछ संगठन आपके साथ भी काम कर रहे हैं, जैसे परशुराम सेना है, और इस सपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? ये संगठन अपने एरिया वाइज लेवल पे हैं, मोहल्ला वाइज हैं, वो अपने उस एरिया में काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, ये भारत का समस्त सवर्ण और सनातनी OBC सब एक है। जो मैं देख रहा हूँ, जो परिदृश्य दिख रहा है, सिनेरियो दिख रहा है भारत में, वो सब एक है। और वो इस बार जो उठापटक करेगा, वो सत्ता अपने आप समझ में आ रहा है सत्ताओं के, और समझ भी जाएंगे। वो सब साथ हैं, हमारी आवाज एक साथ बुलंद होगी और वो इतनी तेज आवाज होगी तो उसे सहन नहीं कर पाएगी सत्ता, चाहे वो कोई से भी दल हो। ये हम आपको आज फिर से चैलेंज और वचन दे रहे हैं कि ऐसा होके रहेगा, क्योंकि अब सवर्ण सनातनी चुप नहीं बैठे। एक बयान आपका और वायरल होता है कि अगर अनिल मिश्रा किसी व्यक्ति का अपमान करने के दोषी हैं, तो चीफ जस्टिस VR गवई भगवान विष्णु का अपमान करने के कहीं ज्यादा दोषी हैं। ये जो स्टेटमेंट है CGI के ओपिनियन के खिलाफ, इस पर अब आगे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस पर बहुत सारा कुछ हो चुका है इस देश में, बहुत सारे, मैंने भी लिखा था अपने ट्विटर पे, लेकिन CGI ने इस पर खेद व्यक्त किया, माफी भी मांगी, अपने शब्द वापस किए कि नहीं था उन्हें ये अधिकार कि हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। ये हमारे सेंटीमेंट्स हैं, हमारी आर्थिक धार्मिक भावनाएं, हमारे वो ईस्ट हैं, विष्णु भगवान हमारे देवता, हमारे ईश्वर हैं। तो उनने इसको अपने शब्दों को वापस मांगा। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई पर्सनल ये आहत हो, लेकिन लोगों ने जो, अभी मैं एक वो सुन रहा था, शायद हमारे माननीय कपिल सिब्बल जी आयोजित करते हैं पॉडकास्ट, वो सुन रहा था एक दिन में, तो उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस थे 3, मिस्टर गुप्ता थे, कौल थे और एक और थे, ध्यान नहीं आ रहा। तो कपिल सिब्बल जी ने बड़ा खेद जताया कि यार वो जूता कांड जो हुआ है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। मैंने ये सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला कह रहे हैं, एक सीनियर लीजेंड एडवोकेट को ये सोचना चाहिए कि भारत के संविधान में ये अधिकार भी तो दिया है कि किसी के देवी देवता या धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। इसका अपमान नहीं हुआ था, कैसे उनको ये राइट मिल गया? अगर CGI हमारी संवैधानिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, धार्मिक भावनाओं को, तो क्यों अपने शब्दों को वापस लेते? सो आई थिंक ही इज मोर एफिशिएंट, मिस्टर गवई, कि उनने अपनी सेंटीमेंट्स को व्यक्त किया, भारत की जनता को सेटिस्फाइड किया। कपिल सिब्बल साहब तो उसके पीछे पड़ गए कि नहीं साहब, ये तो संविधान पे हमला है। संविधान किसके लिए है? भारत के सनातनियों के लिए बना है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, सिब्बल साहब से ये पूछा जाए, तब कौन ऐसा था जो सनातन को फॉलो नहीं करता था? बताएं। अंबेडकर साहब जब खुद थे तो क्या अंबेडकर लोग हुए थे? अंबेडकर को फॉलो करने वाले बन गए थे? अंबेडकर को पूजने वाले बन गए थे? नहीं,
वो तो बहुत बाद की कहानी स्टार्ट हुई, 90 में स्टार्ट हुई। तो ये तो सब बेकार की बातें चल रही हैं। हमारी धार्मिक भावनाओं को, देवी देवताओं को अगर गाली गलौज होगी तो निश्चित है सनातनी बहुत कड़ा बल, दल और शस्त्र और शास्त्र सबका प्रयोग करके और उपयोग करके आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत कमजोर भी नहीं है। केवल इंतजार करते हैं कि अब सर से ऊपर पानी ना हो जाए, बस ये सोच के चले। आपने एक स्टेटमेंट में यूनिटी ऑफ सवर्णों की भी बात की है, तो क्या आपको अब लगता है कि अब ये पूरा मामला दलित वर्सेस सवर्ण बन चुका है? नहीं नहीं, सवर्ण जो है वो ओबीसी भी है। मैं सवर्ण और सनातनियों में भेद नहीं करता कभी। सनातनी जो है वो सब सवर्ण है। इवन अगर वो लोग आके हमसे मिलते हैं, विचार रखते हैं, हम उन्हें सेटिस्फाइड कर दें कि सनातनी सब कुछ है, तो वो भी सवर्ण और सनातनी कहलाने देंगे ना। फिर उनका विरोध कौन करेगा? कोई नहीं। तो इसलिए ये कुछ सवर्ण और उनके विरुद्ध नहीं, ये केवल जो एक विशेष संप्रदाय और समाज और जाति बिरादरी जो विमुख हो गई है सनातन से, जो हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, जो आरक्षण को नहीं समझ रहा है समाज कि आरक्षण केवल वोट की राजनीति है, उसको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसको समझें। और वो जो और लोग ऑलरेडी मुख्य धारा में आ चुके हैं 77-78 साल में, उनको इससे टोटल अलग करें, और जो बचे हुए हैं उन्हें आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दें तो मैं इसका स्वागत नहीं करता। पूरे भारत की सनातनी और सवर्ण जनता इसका स्वागत करे, और यही सत्य है और यही होना चाहिए और यही होके रहेगा। आप कास्ट प्राइड को मानते हैं, ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं? मैं तो नहीं रखता। मैंने आपसे अगर कभी किसी दलित के यहाँ खाने का आमंत्रण आए तो क्या आप जाके खाएंगे? 100%। अगर उस दिन 10 जगह शादियां होंगी तो शायद प्रायोरिटी मैं उसको दूंगा कि मैं उसके यहाँ जाके सबसे पहले। और मेरे यहाँ जो बैठने उठने वाले हैं सभी संप्रदाय के लोग हैं, और आप पता करिए, जानकारी करिए कि मेरे यहाँ तो वो मेरे मित्र कहें, मिलने जुलने वाले कहें, क्लाइंट्स कहें, मैक्सिमम लोग सभी संप्रदाय जाति बिरादरी के। मैंने तो उनसे नहीं सुना। बल्कि अभी 3-4 दिन पहले मैं एक टेम्पल पर गया था दर्शन करने, तो वहाँ जो उनको प्रीस्ट कहें या गुरु कहें, जो भी थे, उन्होंने कहा कि अरे आप मेरे पास आइए, यहाँ मेरे पास जितने लोग आते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी जहाँ वो मंदिर है वो मैक्सिमम इन्हीं संप्रदाय के जो नेको अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ आइए, मैं आपको 500 यहाँ एक बार में बैठे गिना दूंगा, और सारे के सारे ये कहेंगे नहीं हम तो सनातनी। तो ये डबल गेम भी चल रहा है, इसको भी बदलना चाहिए। आप एक धारा में आओ ना, क्यों बार बार अपने लाभ के लिए बदलते रहते हो? अपने सर्टिफिकेट में हिंदू लिखते हो, बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगते हो कि हम बौद्ध हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर द पर्पज ऑफ कंट्री। आज तक प्रतिभाएं जो हैं विदेशों में भाग जाती हैं, सुसाइड होती हैं, दमन होता है, नीचे रह जाते हैं, कुछ छोटे मोटे कारोबार देखते हैं, उनको ऊपर आना चाहिए। आज तक 78 साल में हम डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं कहला पाए? कारण यही है, वोट की राजनीति। जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाए, उससे ऊपर आना जरूरी है। एक वीडियो आपका वायरल होता है सीएम हिना खान के साथ। हाँ। उसमें आप उनको एंटी सनातन भी कहते हैं। वो पूरा इंसिडेंट क्या था? एंटी सनातन नहीं कहा मैंने ये कहा कि जो मंदिर मेरे घर के बगल में, मेरे डोर टू उसका गेट है, मैं रोज उस मंदिर में जाता हूँ। तब सर्वप्रथम वहाँ पे दर्शन करता हूँ। हनुमान जी का मंदिर है, और भी हमारे देवी देवता हैं सभी। उस मंदिर में कंटिन्यूअस रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। फिर जो भी श्रद्धालु भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, वो जब जैसा होता है वहाँ पे भंडारा या प्रसादी का वितरण का कार्यक्रम भी चलता रहता है। तो उस दिन ये तय हुआ था कि यार आज मेरा मरण दिवस है, 15 तारीख है, लोगों ने थ्रेटनिंग दी हुई है, आज लास्ट डे है तुम्हारा। मैंने कहा क्यों ना भगवान का एक प्रसादी ऐसी कर दी जाए और एक रामचरितमानस मैं अपनी तरफ से कर दूं। सभी लोगों ने सहमति दी। मैंने प्रशासन से भी बोल दिया, पुलिस प्रशासन से भी एक सप्ताह पहले ही बोल दिया था ऐसा रखेंगे, आपको कह के हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी पार्ट पे कोई
उपद्रव, भीड़ भाड़, गाली गलौज कुछ नहीं। अब मैं दर्शन करके जब आया था 11 बजे, तब तो वो खुला हुआ था बाकायदा। मैंने उसको तिलक लगता है वहाँ पे इसी तरह का जैसा आग लगाए, प्रसाद लेके आता हूँ। जब मैं 12 बजे मंदिर जाता हूँ कि चलो पंडित जी आ गए, सामग्री आ गई, अपन पूजन स्टार्ट कराएं और अपनी रामचरितमानस स्टार्ट कराएं। देखते हैं वो ताला बंद है मंदिर का, और पुलिस कम से कम नहीं तो 25 और 30 पुलिस ऑफिसर्स वर डिप्लॉयड देयर इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। मैंने कहा ऐसा कौन सा मंदिर में क्या हो रहा है जो आप इतनी सुरक्षा की दृष्टि से करें? नहीं, वो यहाँ पर कोई पाठ नहीं होगा। चलो वो शाम, हमने कहा कि हम भाई घर में कर लेंगे आराम से, लेकिन वो भी नहीं करने थे। तो कहने का आशय ये है, फिर वो जब हम गए तो उनसे पूछा ये ताला क्यों डलवाया आप? उनका स्टेटमेंट एक उससे पहले आ चुका था। पुजारी खुद स्टेटमेंट दे रहा था, वीडियो क्लिपिंग की उसकी है सोशल मीडिया की, पुलिस में द्वारा सुबह सुबह जाके ये थ्रेटनिंग दी गई, सबके अगेंस्ट केस करके अंदर कर देंगे, इसलिए ये ताला डलवा दिया है कि आपको यहाँ पर प्रवेश आज के दिन छूट हो जाए। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो हम लोग गए थे, उनसे यही पूछे, मैडम कोई अपराध थोड़ी कर रहे। तो मैडम बड़ी ताव में आ गई। हमारे जो लोग थे उनकी स्पिरिचुअल जो भावनाएं थी वो कह जय श्री राम करने लगी। मैडम बड़ी इरिटेट हुई, बहुत गुस्सा आया उन्हें कि उनके सामने जय श्री राम। तो उनने आके ऐसा लगा मेरे को मारने ही आ रही है। 3 बार जय श्री राम मेरे बिल्कुल बगल में आके हाथ झटक रही है। तो हमारा कोई इंटेंशन उन्हें आहत नहीं करना, हम तो उनके धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम तो सनातनी जो है ना, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मानते हैं सभी धर्म में ही समाये। जैसा कि अभी आपने कहा कि पुजारी जी ने उस दिन ये खुद बयान दिया था कि वहाँ गेट पुलिस ने आकर के बंद करवाए गए, तो उसका वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ, जबकि वो वीडियो वायरल हो रहा है कि जय श्री राम का वो नारा लगा रही है? इनिशियली वो वीडियो था सोशल मीडिया, लेकिन प्रशासन ने इंटेंशनली विद ए ऑब्लिक मोटिव उसको सब्साइड करवाया लोगों से। अच्छा, वो साइडें बंद करवाई गई कि ये बिल्कुल नहीं जारी होगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट पुजारी जी का कथन था कि मुझे ये निर्देश दिए गए थे सुबह बुला के कि जहाँ पर ताला नहीं डला तो हम तुम्हें किसी भी अपराध में अंदर कर देंगे, इसलिए वो ताला डलवाया गया। पुजारी वाज नॉट एबल टू आस्क फ्रॉम देम ओपन द डोर ऑफ द, और वैसे भी दिन में कोई मंदिर के डोर बंद नहीं होते 24 घंटे। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये भी आ जाता है कि उस दिन जैसा कि बताया जा रहा है आपके आसपास काफी सारी सिक्योरिटी थी, 4000 से ज्यादा जवान सिर्फ इसी बंदोबस्त में लगे थे कि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। तो उस दिन ये प्रोग्राम रखने का कहीं ना कहीं मंशा कुछ अलग थी? नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मंशा यही थी कि हम लोग क्या है, सनातन को फॉलो करते हैं, तो हमारी मान्यता ये है वैसे तो कि जाको राके साइयाँ मार सके ना। तो हमने कहा चलो आज हमारा अगर कहीं से कुछ होना है तो भगवान का भजन तो अभी कर लें सब मिलके, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आपने कहा ना डर नहीं लगता, तो हम इसीलिए नहीं डरते। हमारी मान्यता है ईश्वर के हाथ में है सब, आखिरी श्वास भी मेरी उस ईश्वर के हाथ में है और किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। जो थ्रेटनिंग दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो ईश्वर जब तक रक्षक करेगा तब तक ये तो क्या बड़ी से बड़ी फौज भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और मैंने कई बार फेस भी किया कि भाई सामने आके एक बार खड़े होके बोलो ना यार, गाली गलौज करो, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इतनी हिम्मत तो होना चाहिए, लाओ मैं आता हूँ, कहाँ बुला रहे हो, मैं वहीं पर बात करूंगा आपसे। लेकिन गाली गलौज में नहीं, विचारों में बात करूंगा, डॉक्यूमेंट्स पे बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। आप एक डाइस पे बैठे मेरे साथ कि अंबेडकर नहीं संविधान निर्माता BN राव है, इससे क्या अंबेडकर का पतन हो जाएगा? उनको ये सोचना चाहिए। या अगर वो अंबेडकर को एक महात्मा मानते, क्या भारतीय जनता, भारतीय सनातन रविदास को नहीं मानता, कबीरदास को नहीं मानता, रैदास को नहीं मानता, वाल्मीकि को नहीं मानता? सभी बिरादरियों की पूजा करता है सनातन हमारा, सभी के मंदिर स्थापना किए। प्रयागराज में रविदास जी का जितना भव्य मंदिर सनातनियों ने बना के दिया है, ये रविदास को फॉलो करना भूल गए। कितने महान संत थे जाटव संप्रदाय के, क्यों भूल गए? इन्हें तो वो अंबेडकर और नीला गमछा, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो सही नाम दिया है भारतीय जनता ने, नीले कबूतर।
हालांकि अब ऐसा लगता है कि थोड़े पर कतर दिए हैं, अब थोड़ी उड़ान कम हो गई, पूरी उड़ान धीरे धीरे जनता खत्म करेगी। आपने इसे एक धर्म युद्ध या रिलीजियस वॉर कहा है। यह धर्म युद्ध किसके खिलाफ है? जब दोनों साइड हैं तो हिंदू ही, फिर ये धर्म युद्ध कैसे होगा? ओ, यही तो प्रश्न मैं कहलवाना चाहता था आपसे, बहुत देर से वेट कर रहा था कि सनातनी है अगर वो, तो फिर कोई युद्ध ही नहीं है। वो आए तो ईश्वर की शरण में, फिर तो हम उन्हें खुद स्वीकार करेंगे, अपनी गोद में बैठाएंगे कि आइए, आप स्वागत करेंगे उनका। लेकिन वो सनातन को तो गाली दे रहे हैं ना, देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। आपने अभी प्रश्न किया, ये उनकी इंटरनल फीलिंग थी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेवल का व्यक्ति, इतना विद्वान, वो एक डायस पे बैठ के, व्हेन ही वाज बिजी इन ए केस लिसनिंग द आर्गुमेंट, उस समय उस आदमी का ऐसा कमेंट, तो ये क्या था? इंटरनल फीलिंग्स थी ना हमारे धर्म के प्रति, सनातन के प्रति। तो ऐसे ही इनकी फीलिंग बन रही है। ये आए तो हम तो बहुत स्वागत से इनको करेंगे। हमारे यहाँ एक सनातन में बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई दूसरे धर्म को का है, हमें अपनाने में बड़ा आसान है। हम तो उसके हाथ पे गंगा जल देते हैं, ईश्वर के सामने प्रार्थना कराते हैं और कहते हैं इसको वही ग्रहण करो, ये प्रसादी है ईश्वर की, आज से आप सनातनी। हम कोई ढोंग नहीं करते। सनातन बहुत पवित्र और अनादिकाल से चला आ रहा है। तो आए ना, हम गंगा जल देते हैं, स्वागत करते हैं, आइए आप मंदिर में बैठिए हमारे साथ। हम आपको अगर भजन नहीं आता तो हम सिखवाएंगे कैसे भजन होता है सनातन का। ये जो सारा इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इतनी चीजें वायरल हुई, एफआईआर होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या किसी बयान पे आपको अपने खेद है? मुझे आज तक किसी बयान पर खेद नहीं है और न भविष्य में होगा। और हो सकता है भविष्य में थोड़े बढ़ा चढ़ के और जाए, जैसी गतिविधियां होंगी मेरे अगेंस्ट वैसा मैं भी करूँगा। ये तो वाइस वर्सा है। कोशिश करता हूँ कि कंट्रोल रखूँ अपने पे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अभिभाषक हैं, लेकिन अगर जाति हो जाती है तो किसी को भी क्रोध आएगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब भी भाई भाई थे, तो आज क्यों नहीं हो सकते? आज सनातनी बनो ना हमारे साथ, आइए, जुड़िए, बोलिए जय श्री राम हमारे साथ, बहुत अच्छा आनंद आएगा। और आरक्षण और ये जो बेकार की चीजें आपको दे दी गई हैं सरकार ने वोट की खातिर, इनकी बजाय आर्थिक आधार पर लो, आपको बहुत लाभ होगा। ये सब व्यर्थ की बातों को छोड़ो। कोई किसी को जात बिरादरी से गाली नहीं देता, न मारता पीटता है। आपने तो नहीं देखा आज तक। आपने देखा है क्या कोई किसी वाल्मीकि को मार रहा हो कि तू वाल्मीकि है इसलिए मारूंगा मैं तेरे? पॉसिबल ही नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये व्याख्या की कि कभी पब्लिकली किसी ने गाली दी क्या? पब्लिक में तो हो, पब्लिक प्लेस पे हो, मार्केट में अगर 100 लोग हैं तब मैं कहूँ कोई गाली गलौज दे के मैं कि उसके बिरादरी के खातिर, तब तो कुछ है। मैंने कहा ना, एक भी केस मुझे तो आज तक सत्य दिखाई नहीं। अब एक बार बताओ, एक आज जो ट्रेंड चल रहा है, प्रेम संबंध हो जाते हैं, अब लड़की बाद में एफआईआर करा देती है, रेप की केस दर्ज हो जाती है। क्या रेप या प्रेम संबंध कोई बिरादरी के खातिर होते हैं क्या? कैसे SC/ST एक्ट में केस दर्ज होता है? हमें तो समझ ही नहीं आया आज तक बात। क्या प्रेम संबंधों की स्थापना SC/ST एक्ट के कारण होती है? एक मतलब आदमी सवर्ण या सनातनी इसलिए जाएगा प्रेम करने किसी दलित की लड़की से या SC/ST की लड़की से कि उसे SC/ST एक्ट में फंसना ही है, प्रेम है इसलिए वो उसके पास गया। बाद में दबाव में आके उसने केस रजिस्टर करा दिया, तो SC/ST एक्ट कैसे लगेगा? यही सवाल है। लेकिन लगता है यही बिग प्रॉब्लम है इस देश की कि वो अंधा कानून जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आदमी डर से, भय से ग्रस्त है। एक फोन आया फरीदाबाद से, एक बंदा, उसकी नौकरी नहीं लग पाई, नौकरी से भी बाहर हो गया, कंपटीशन में सक्सेस हो गया, 7 साल से सिर्फ एक ट्रायल फेस कर रहा है। आज तक उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुए। उसकी केवल एक स्लोगन था, अम्बेडकर मुर्दाबाद। इस पर भाई कैसे लग जाएगा SC/ST एक्ट? पहली बात तो किसी जिंदा व्यक्ति के खिलाफ लग सकता है ना, मरे के खिलाफ कैसे लगेगा? मैं अम्बेडकर को या कोई दूसरे व्यक्तित्व को गाली दूंगा तो भाई कैसे लग जाएगा? वो आदमी ही नहीं है एग्जिस्टेंस में। दूसरी चीज, अम्बेडकर बौद्ध थे, तो SC/ST एक्ट प्रोवेल ही नहीं करेगा। उन्होंने लास्ट में बौद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था। खत्म बात।
ये तो बेकार जबरदस्ती थोपा जाता है। मैंने कहा ना, अगर हर केस में देखेंगे आप, अगर बौद्ध एडॉप्ट कर लिया तो SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए। और मैं सरकारों से, प्रशासन से, कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से यही कहूँगा कि कम से कम उनसे पूछ लिया करें कि वो हिंदू धर्म के हैं या बौद्ध धर्म के, क्योंकि फायदा तो लेते हैं हिंदू धर्म का और अपने को मानते बौद्ध है, देवी देवताओं को गाली देते हैं। तो इसलिए देखभाल के सर्टिफिकेट इशू करते। अब हम आ जाते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में। इसमें क्या होता है, मैं आपको या तो दो ऑप्शन दूंगा। खतरनाक तो नहीं है ज्यादा, नहीं तो आपसे ज्यादा खतरनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें किसी में ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं तो आपको शॉर्ट में जैसे भी लगता है जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुस्मृति और संविधान में कौन बड़ा? मेरे हिसाब से अगर सनातनी हूँ, संविधान एक व्यवहार की प्रक्रिया है जो चल रही है, जिस हिसाब से हमें जीवन जीना है, जिनका पालन करना है, जो अधिकार हमें दिए गए उन्हें फॉलो। वो हमारी धार्मिक भावनाएं, आस्थाएं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हैं, मैं उनको अबव द संविधान मानूंगा। धर्म और जाति में आप किसको ज्यादा महत्व देंगे? धर्म अगर है तो जाति विभेद हो ही नहीं सकता। धर्म जहाँ है वहाँ जाति विभेद हो ही नहीं सकता। अगर सब हम हिंदुस्तान में सनातनी है तो हमें कोई जाति विभेद नहीं रहेगा, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। वर्ण व्यवस्था तो आज भी देखने मिलेगी। मान लीजिए एक कार्यालय है, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें आप, वहाँ कितने तरह के अधिकारी हैं। A क्लास ऑफिसर है, B क्लास है, C क्लास है, 4th क्लास है, तो वो वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो 4th क्लास को क्या कहेंगे और जो टॉप पे है A क्लास में उसे क्या कहेंगे? यही वर्ण व्यवस्था यहाँ पे स्थापित है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वर्ण व्यवस्था को आप सही मानते हैं या गलत? वर्ण व्यवस्था तो बाय बर्थ हमारी आध्यात्म देता आ रहा है, सनातन देता आ रहा है, लेकिन हम लोग कर्म के आधार पे या धर्म के आधार पे? वो हम बीइंग हमारे शास्त्र और सनातनी है, और हम बाय बर्थ जहाँ जन्म लेते हैं उस बिरादरी, उस जात को, वर्ण व्यवस्था को फॉलो करते हैं। लेकिन हम विभेद नहीं करते, ना हम मतभेद करते हैं, ना हम कोई अछूत वाला व्यवहार करते हैं। हम लोग एक समरसता का व्यवहार करते हैं, हम उनसे अलग नहीं है। जितने विरोधी उस मूर्ति लगाने में मेरे खिलाफ थे, मैं सब रोज मिलते हैं, मुझे रोज हमारी नमस्कार होती है, उनसे रोज हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ हैं, बस हमारी खिलाफत ये है कि आप सनातनी बन जाओ और ये फालतू के SC/ST एक्ट और ये आरक्षण जो वर्टिकल है ये त्यागो, आओ आगे हमारी धारा में मिलो, हम तुम्हें ऊंचा स्थान दिलवाएं। मुख्य धारा में तो आओ, क्यों वही के वही हो? तुम्हारे अंदर 2% लोग आज तक लाभ ले सके, वही लेते आ रहे हैं आरक्षण का लाभ आज तक। उनसे पूछिए जाके। एक परिवार में अगर 5 लोगों ने ले लिया आरक्षण, नाती ने, पिता, वो दादा ने, पिता ने, उसके भी पिता ने, 4-5 पीढ़ी तो ऐसे ही हो। तो ये वो लोग को ये चीज हमें समझानी पड़ेगी, उनको बैठा के ही समझाइए। अभद्र और गाली गलौज की भाषा में नहीं समझ में आती, उस समय क्रोध होता है। इसलिए वो कभी इस चीज को समझने का प्रयास करें, और नेता तो कभी समझाएंगे नहीं, उन्हें तो आपसे वोट चाहिए, चाहे वो भीमसेना ले, चाहे BSP ले, चाहे BJP ले, चाहे कांग्रेस। कोई ना कोई पार्टी आपके वोट की खातिर बहुत सेक्रीफाइस करवा देती है। हम लोगों के सेक्रीफाइस सरकार गारंटी कर देती है, सनातनी और सवर्णों के सेक्रीफाइस को सरकार गारंटी कर देती है। आप चिंता मत करो, हम जिनका हक छीन के आपको दे देंगे। और होता भी नहीं आ रहा है 78 साल से, तो आप नहीं होगा वो आगे बढ़े। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ना तो मेरा है ना हमारी टीम का है, वो हमारे से कुछ व्यूअर्स के मैसेज आए, क्योंकि जब हम कहीं भी किसी का पॉडकास्ट करने जाते हैं तो उसमें जैसे ही पता लगा कि अगला पॉडकास्ट आपका होने वाला है, तो कुछ लोगों के सवाल थे, क्या आगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा है? नेवर नेवर, मैं कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ, एक जरूर वादा है आपसे कि कोई पार्टी नहीं बनेगी, कोई संगठन नहीं बनेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ इसमें हमारे जो युवा इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन, क्योंकि किसी ना किसी को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई विधायिका में जाए, कॉरपोरेशन में जाए, कोई संसद में जाए, तभी तो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। बीजेपी की स्ट्रेंथ मैंने देखी अपनी लाइफ में, एक समय 2 थी, जब शायद जनता के समय तो कुछ भी नहीं था, 2 थी। उस समय से मैं देखता आ रहा हूँ
बढ़ते बढ़ते आज सत्ता में है ना, तो इसी तरह से हम लोग भी प्रयास करके आगे बढ़ेंगे। हमारी वॉइस को रेस पार्लियामेंट में कौन कर सकता है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं खुद नहीं कोई चुनाव कंटेस्ट करना चाहता, न अभिनेता बनना चाहता, न कोई संगठन का अध्यक्ष बनूंगा, न सेक्रेटरी बनूंगा। मैं ऐसे ही स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ, लोगों को लेकर आगे बढ़ाऊंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको पसंद है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? कोई नहीं, क्योंकि सब स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वो जब घर के और परिवार के नहीं हो सकते तो मेरे क्या होंगे। सवर्णों के 5 बेस्ट नेता, या कहें सनातन के 5 बेस्ट नेता जो आपको लगते हो कि हाँ ये दी बेस्ट रहे हैं हमारी आज तक के इतिहास में या अभी चल रहे प्रेजेंट टाइम में? देखिए, नेता तो ऐसे बहुत हुए, लेकिन जिसने भी आवाज उठाई वो उसका पतन हो गया। इसलिए ऐसे नेताओं के नाम से मेरे से बुलवाओ। बहुत पसंद वाली कई क्या होता है, हर क्राइटेरिया है। कौन सा एकादा नाम जिसका पतन, जैसे क्राइटेरिया है अपना अपना, किस फील्ड में किस नेता या मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कौन सा अच्छा कार्य किया, तो उस हिसाब से पसंद है। एब्सोल्यूट पसंद तो कोई नहीं हो सकता कि एब्सोल्युटली हम पसंद करने, क्योंकि हर नेता एक जिम्मेदारी को लेकर चलता है। वोट बैंक चाहिए उसे कैसे भी, चाहे वो 12,000 का लालच दे, चाहे महिलाओं को लालच दे, चाहे लाडली बहन योजना चलाए, चाहे कुछ चलाए, मतलब हमारी छाती पे मूंग दल के ही सब काम करेगा वो। तो इसलिए मैं किसी नेता को लाइक नहीं करता। हाँ, जिनको नेता कहा जाता है, लोग कहते हैं वो कांग्रेसी थे, वो कभी कांग्रेसी नहीं थे। मेरे गुरु रहे स्वर्गीय श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी के 2 पीठ के, तो उनका मैं बहुत अभिन्न शिष्य था, प्रेम भी बहुत था मेरा। लेकिन उन्हें लोग कहते थे ये कांग्रेसी माइंडेड है। एक दिन उन्होंने मुझे को एक्सप्लेन किया कि ये लोग मूर्ख हैं। जब हम आंदोलन करते थे स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अगर हम जेल चले गए, उस समय एक ही तो था, जो भी आंदोलन करता था वो कांग्रेसी कहलाता था, क्योंकि एक ही अस्तित्व में थी ना पार्टी, बीजेपी। उस समय पार्टी वही थी। तो इसलिए उन पर एक टैग लगा दिया, क्योंकि वो जेल चले गए थे कि वो कांग्रेसी। तो मैं उनके अलावा उनके जब भी विचार जो व्यक्त किए वो बहुत स्पष्ट किए, सत्य के आधार पर किए, इसलिए मैं उनको मान्यता देता हूँ, बाकी किसी को मान्यता नहीं। और आज जो हमारे शंकराचार्य हैं जोशी मठ के, माननीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अभिमुक्तेश्वरानंद, हाँ, तो उनको मैं सम्मान दे रहा हूँ। कम से कम स्पष्ट तो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो प्रखर हैं बोलते, इसलिए मैं उनकी प्रखरता का सम्मान करता हूँ और निकट भविष्य में उनके दर्शन भी करूँगा। शायद हो सकता है कि वो कभी मेरे को और हमारे बाकी जो शूरवीर हुए हैं, जिनने बड़ी बलिदान दिए हैं भारत को स्वतंत्र कराने में, उनका सम्मान। हालांकि उनकी गिनती सरकारों ने, सत्ताओं ने कभी नहीं की, जिनमें भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, तमाम लोग, उनको फॉलो करता हूँ, उनको मानता हूँ। कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें अपने समर्थकों को भी और उनको भी जो आपके विरोध में बोल रहे हैं? पहले मैं विरोधियों को देना चाहता हूँ कि वो आके बैठें, सहजता से बात करें, हमारे विचारों से अवगत वो हों, हम उनके विचारों से। एक दूसरे की समस्याओं का समाधान निकल सकता है बैठ के। हो सकता है हम तुम्हें आरक्षण समझा दें कि तुम्हें आज तक कोई लाभ ही नहीं मिला आरक्षण। हो सकता है हम तुम्हें SC/ST एक्ट के दुष्परिणाम समझाएं कि हम लोगों में आपस में इतनी वैमनस्यता बढ़ जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हम भी समझा सकते हैं, उनको सनातन के मार्ग पर ला सकते हैं, मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, और उन्हें ये भी संदेश देना चाहेंगे, ये वोट की राजनीति में नेताओं के बहकावे में मत आए, कृपा करके हमारे साथ बैठो, एक समरसता स्थापित करो, आप अपनी सरकार का निर्माण करें, जो पार्लियामेंट में जो आपको अच्छा होना चाहिए, आपको एक मुख्य धारा में आना चाहिए, वैसे कार्यों से आगे बढ़े। और हम अपने जो समर्थक हैं उनसे ये कहना चाहेंगे, वो भयभीत ना हो, डरे ना, ना इधर FIR नॉर जेल, किसी चीज़ से ना डरें, क्योंकि वैसे ही खत्म हो चुके हो, अब खोने को क्या बचा है। आओ मेरे साथ जुड़ो और देखते हैं हम बल से, शक्ति से, दल से और सनातन से सारी स्थापनाएं करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता
कि आप किस बिरादरी से हैं। मैं आपका नाम से भी परिचित नहीं हूँ। आप आए, आपका सम्मान है। और पॉडकास्ट इसलिए अरेंज किया मैंने कि चलो एक संदेश तो जाएगा, मैसेज तो जाएगा, लोगों में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस बिरादरी से? मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, चलो आपका स्वागत है, आपको नमस्ते, प्रणाम। लेकिन मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, ये प्रश्न आपने या किसी दलित बिरादरी के आदमी ने रावण से या उनकी बिरादरी के किसी अन्य नेता से या अभिनेता से किए कि आप जात बिरादरी के आधार पर लड़ते हैं या सवर्ण के आधार पर लड़ते हैं या ब्राह्मण के आधार पर? हमसे तो हर आदमी प्रश्न करने लगता है, तो आप कभी उनसे जाके पूछिए ये चीज। और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो इंदौर की लड़की है, स्विट्जरलैंड में आजकल स्टडी कर रही है, डॉक्टर है, रोहिणी घावरी, वो वाल्मीकि समाज से आती है। ये जो है रावण सांसद आजकल अपने को प्रधानमंत्री मानते हैं, उनका या एडॉप्टेड सन मानते हैं, वो जाटव संप्रदाय से। वाई ही कुड नॉट परफॉर्म द मैरिज विद हर, अगर वो इतने साल रिलेशन में रहा जैसा कि रावण ने खुद एडमिट किया। तो ये प्रश्न किसी ने रावण से पूछा कि आप एक वाल्मीकि से शादी क्यों नहीं कर सके? ये क्यों नहीं पूछा? प्रेम संबंध थे ना इतने दिनों के, रावण ने एडमिट किया है ये अपने इंटरव्यू में, या उसके संबंध थे। वाई द केस इज नॉट बीइंग रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम? ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चल रहा है ना सारे सीन। तो मेरा यही निवेदन है कि आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, कृपा करके कभी उनके पास जाएं, उनसे भी करें। जो आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, उसके बाद अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो एक पॉडकास्ट होता है, इसमें आप शायद उस 30 सेकंड की रील से ज़्यादा उस व्यक्ति की भावनाओं को और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं उसमें जो नेगेटिव तरफ आपको ले जाती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको हर बार कुछ ना कुछ नया ऐसे विषय पे जानकारी देने की। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि आपको अनिल मिश्रा जी के साथ जाकर के पॉडकास्ट करना चाहिए, उसी कड़ी में हमने ये पॉडकास्ट किया। तो जो व्यक्ति यहां तक आया है उसका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप दिल से या तो हमें या आप हमारे गेस्ट को पूरी तरीके से चाहते हैं जो आपने यहां तक सुना है। और अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।